स्क्रीन विजिबल है क्या बच्चों? यस सर। ऑलराइट, चालू करते हैं यार, लेट्स स्टार्ट। ओके, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर्स में थोड़ा सा मैं आपको बेसिक आइडिया दे रहा हूँ। जो हमने इसका इंट्रोडक्शन लिया था, पी टाइप और एन टाइप कौन कौन से टाइप के होते हैं सेमीकंडक्टर्स, है ना। तो वहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन हमारा जो मेन टारगेट रहेगा वो बेसिक क्वेश्चंस जो बनते हैं आपके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स पे वो रहेगा। जैसे कि जीरो डायोड हो गया, है ना, लॉजिक गेट से क्वेश्चन बन जाते हैं। डायोड इन जनरल क्या होता है, इनके पीछे कॉन्सेप्ट क्या होता है ना, रेक्टिफायर वगैरह क्या होते हैं। तो इन सब पे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो हम मेनली कवर करेंगे। बहुत ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, है ना। लेकिन फंडामेंटल्स को स्टार्ट करते हुए मैं कवर कर रहा हूँ, तो एक बार ध्यान से सुनना जो जो बातें हम करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को ये तो पता ही है, सब लोगों को, कि सेमीकंडक्टर्स होते क्या है ना। आप लोगों ने कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड ये सब पढ़ रखा है, ये मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ स्टार्टिंग से, ठीक है। आपको इंसुलेटर पता है क्या होते हैं, आपको कंडक्टर्स पता है क्या होते हैं, और आपको सेमीकंडक्टर्स पता है क्या होते हैं, है ना। ऐसे मटेरियल जो कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रखते हैं, है ना, लेकिन किसके बीच की, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की। एज इन कंडक्टर की तरह बहुत अच्छे कंडक्टर भी नहीं होते, है ना, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत अच्छी भी नहीं होती उनकी, है ना, उनके नेचुरल फॉर्म में ऑब्वियसली। और इंसुलेटर की तरह ऐसा भी नहीं होता कि रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो आपका जो कंडक्शन है वो होगा ही नहीं, है ना। तो बेसिकली एक डिसेंट सा गैप होता है हमारे कंडक्शन और वैलेंस बैंड में। कंडक्शन बैंड यानी जहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकते हैं, कंडक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वैलेंस बैंड यानी वो एरिया जहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रॉन रख है अगर प्रेजेंट है, तो वो कंडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा, यानी कि करंट आपके सर्किट में ड्रॉ नहीं हो सकता, है ना। अगर आपने करंट ड्रॉ करना चाहा तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस बैंड में रखा हुआ है, ठीक है, वैलेंस बैंड में प्रेजेंट है। तो सेमीकंडक्टर्स में क्या करते हैं हम लोग, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक जो है इलेक्ट्रॉन को करा सकते हैं जंप। और वो क्यों करा पाते हैं हम, क्योंकि जो गैप होता है वो रिलेटिवली कम होता है ना। क्या बोलते हैं उस गैप को, किसी को नाम याद है उसका, जो वैलेंस और कंडक्शन के बीच में होता है? फॉरबिडन एनर्जी है। फॉरबिडन एनर्जी गैप, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है उसको अगर आप एक पर्टिकुलर वैल्यू पे रखोगे तो आप सेमीकंडक्टर्स ऑब्टेन कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, सब बेसिक्स हैं। यहाँ से अब हम स्टार्ट करते हैं कि सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं वो कौन 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 से टाइप के होते हैं, उनको बनाया कैसे जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को याद आ रहा होगा, आप लोगों ने पढ़ा था कि दो तरह के सेमीकंडक्टर्स होते हैं जनरली, एन टाइप और पी टाइप। नहीं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, याद आ रहा है? इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दो तरह के सेमीकंडक्टर हमने पढ़े थे। इंट्रिंसिक में हमने क्या बात करी थी कि सिंस हम ये जान चुके हैं सेमीकंडक्टर पढ़ते वक्त कि दो तरह के चार्ज कैरियर्स होते हैं। सेमीकंडक्टर जब हमने पढ़ना स्टार्ट किया तभी हमें ये नई चीज पता चली कि इलेक्ट्रॉन के अलावा होल्स भी एक और चार्ज कैरियर्स होते हैं, है ना, जिनको हम परसू कर सकते हैं कि भाई ये इलेक्ट्रॉन के अपोजिट जो होता होगा वैसा कोई चीज है ना। जैसे कि आपका जो प्रोटॉन की जब बात बात करते थे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की, तो सिमिलर तरह से हम इसको डील करते हैं। और इसका डेफिनेशन क्या होता था होल्स का, कि जहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, यानी कि जहां पे पहले इलेक्ट्रॉन था और वहां से इलेक्ट्रॉन अगर चला गया, तो जो जगह वैलेंसी क्रिएट होती है, जो वैकेंसी क्रिएट होती है, उसको आप होल बोलते थे, है ना। तो आपने ये चीज पढ़ी हुई है कि होल्स अगर मूव करेंगे तो उसकी वजह से भी करंट जो है वो फ्लो हो सकता है। केवल इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है करंट के फ्लो कराने में, होल्स भी रिस्पॉन्सिबल है। तो ये अगर दो चीजें हमें बेसिक पता है तो हम आगे बढ़ सकते हैं टाइप्स के साथ में, ठीक है। तो टाइप्स में हमने सबसे पहले पढ़ा इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, दो तरह के टाइप्स पढ़े हमने, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या डिफरेंस होता है इसमें? इसमें बेसिक डिफरेंस जो होगा डेफिनेशन वाइज अगर हम जाएं तो ये होगा कि जो कंसंट्रेशन होती है इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की, ठीक है, वो मिसमैच नहीं होती इंट्रिंसिक के केस में ना। दोनों में बराबर कंसंट्रेशन रहती है, एन आई इक्वल्स टू एन ई, एन आई इक्वल्स टू एन ई इक्वल्स टू एन एच, है ना। होल्स की कंसंट्रेशन जो है वो इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन है और वही इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की भी कंसंट्रेशन है। क्या ये बात समझ में आती है सबको? इंट्रिंसिक के केस में हमें याद है, दीज आर द बेसिक्स दैट वी नीड टू रिमेंबर, कीप इन माइंड, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पे। तो जब हमने एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ना चालू किया
तो हमने सबसे पहले उसको डिफाइन ही कैसे किया कि आपको याद है आप इंट्रिंसिक पढ़ रहे थे जब होल्स की कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन के बराबर हुआ करती थी, है ना? वो अब से नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हम चेंजेस ला रहे हैं कंसंट्रेशन में। कैसे चेंजेस ला रहे हैं? डोपिंग से। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? वो सेमीकंडक्टर जिसमें कुछ डोप कर दिया जाए ना, डोपिंग कर दी जाए, कुछ बाहर से एक्सटर्नल इम्प्योरिटी मिला दी जाए। ठीक है। एक्सटर्नल इम्प्योरिटी का मतलब सिंपल सा ही होता है, इम्प्योरिटी का मतलब अच्छे या बुरे सेंस में नहीं होता हमेशा। इम्प्योरिटी का मतलब होता है कि कोई भी चीज जो प्योर थी, यानी कि एक पर्टिकुलर सब्सटेंस या मटेरियल की बनी हुई थी, उसमें तुमने कुछ और ऐड कर दिया, राइट? तो जैसे कि आपका सेमीकंडक्टर जर्मेनियम आप ले लो, ठीक है। अब आपने सेमीकंडक्टर जर्मेनियम में कुछ भी ऐड कर दिया, एज एन आपने जैसे सिलिकॉन मिला दिया या फास्फोरस उसमें मिला दिया, ऐड कर दिया, उसमें कंट्रोल्ड वे में मिलाओगे ऑब्वियसली तुम, है ना? ताकि आपका पूरा ही मटेरियल ही नहीं खराब हो जाए, बट आप कंट्रोल्ड वे में मिला रहे हो, आपने उसमें ऐड कर दिया, तो आप उसको क्या बोलोगे? इम्प्योरिटी। और जब आप उसमें ऐड कर दोगे या आप कंबाइन कर दोगे, तो वो सेमीकंडक्टर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बुलाया जाता है। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है, जो जो अभी तक हमने बात करी? ये सारे बेसिक्स क्लियर हैं आप सब लोगों को बच्चों? Yes, sir. ठीक है। अब यहाँ से हम आगे चलते हैं, जल्दी से रिवाइज करते हैं जहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं, है ना? जो कॉन्सेप्ट जिन पे क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम रिवाइज करते हैं। ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। आगे चलते हैं। तो हमने एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जब पढ़ना स्टार्ट किया तो हमको पता चला कि दो तरह के होते हैं, पी टाइप और एन टाइप। पी टाइप क्या होते हैं भाई? पी टाइप यानी उसका नाम रखा गया पॉजिटिव टाइप से। पॉजिटिव टाइप से क्यों रखा गया नाम इसका? क्योंकि इसमें जनरली हम जो इम्प्योरिटी ऐड करते हैं वो होती है ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, है ना? ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी का फायदा क्या होता है ऐड करने का, या इसका जो इफेक्ट होता है वो क्या होता है कि होल्स ज्यादा प्रोड्यूस हो जाते हैं। आपके जो आपका जो सेमीकंडक्टर है उसमें होल्स ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कम प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो होते हैं वो होल्स बन जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? माइनॉरिटी कम चार्ज कैरियर्स होते हैं ये। ठीक है। क्योंकि जनरली हम जो इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं वो कौन सी है? ट्राइवेलेंट। तो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी का एग्जाम्पल दो सबसे पहले तो। Indium. इंडियम हो गया। सिलिकॉन होता है क्या? सिलिकॉन होता है क्या? बताओ बच्चों, मेरी आवाज आ रही है सभी को? अरे सिलिकॉन होता है, नहीं होता है? नहीं होता ना, क्योंकि सिलिकॉन तो खुद ही एक सेमीकंडक्टर है। एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर सिलिकॉन ऐड कर देते हैं, तो बेटा आपको इम्प्योरिटी ऐड करनी है, आपको सेमीकंडक्टर में सेमीकंडक्टर ऐड नहीं करना है। जर्मेनियम में जर्मेनियम ऐड थोड़ी करोगे आप। जर्मेनियम में जर्मेनियम ऐड करके आप उसको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर थोड़ी बोलने लगोगे। ठीक है। ये ऐसे बेसिक से डाउट्स नहीं रखने हैं हमें। तो जैसे आपने इंडियम ऐड कर दिया, अब इंडियम क्या है? एक ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी है। इसके अलावा और अगर एग्जांपल्स हमें पता करने, तो बोरोन हो गया, गैलियम हो गया ना, सब आपने ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी जब इसमें ऐड कर दी तो उससे होगा क्या? उससे क्या होगा? ये एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज बन जाएंगी। ठीक है। एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज को हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी बोलते हैं। ठीक है। तो ये क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन्स को रेडिली क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं। उससे क्या होगा कि ज्यादातर आपकी जो इम्प्योरिटीज, ज्यादातर आपका जो कैरियर बनेगा यहाँ पे वो बनेगा होल्स। ठीक है। तो आपके अधिकतर जो कैरियर्स बनेंगे पी टाइप में वो बनते हैं होल्स, और मिनिमम जो बनते हैं वो है इलेक्ट्रॉन्स। ये मेनली आपको याद रखना है। सेम चीज आपको पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी में क्या होगा? जो आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे दोज विल बी इलेक्ट्रॉन्स एंड द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स विल बी होल्स। ठीक है। क्योंकि पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी नाम से ही पता चल रहा है ना? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं उस बेसिस पर डिसाइड होता है ना ये, कि ट्राइवेलेंट है या पेंटावेलेंट है। ठीक है। तो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 3 है तो ट्राइवेलेंट, 5 है तो क्या हो जाएगा? पेंटावेलेंट। तो इससे हमें खुद को ही समझ में आ रहा है कि सिंस हमारे जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनकी वैलेंसी जनरली 4 होती है, तो अगर ट्राइवेलेंट है तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, पेंटावेलेंट है तो एक इलेक्ट्रॉन का एक्सेस है। ठीक है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो कि ट्राइवेलेंट है तो मतलब कमी है, यानी होल्स ज्यादा डोमिनेट करेंगे। पेंटावेलेंट यानी एक्सेस है तो इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर बन जाएंगे। ठीक है। आगे चलते हैं। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स सिमिलरली पी टाइप में तो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे और एन टाइप में होल्स रहेंगे। अब ये तो रहा इनका इंट्रोडक्शन। अब चालू होता है कि पीएन जंक्शन जो बनाना है तुमको, है ना, जो डायोड आप बना रहे हो वो कैसे बनाओगे? तो आपने क्या किया? दोनों को ऐड कर दिया, पी टाइप और एन टाइप को आपने ऐड कर दिया, इनका कॉम्बिनेशन बना दिया आपने। ठीक है। अब जैसे ही आप कॉम्बिनेशन बनाओगे बच्चों, आप लोग एक चीज बेसिक नोट करोगे कि यहाँ पे होल्स बहुत ज्यादा है,
और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है। और जब आपने दोनों को मर्ज कर दिया, कांटेक्ट में आप लिया है, तो ऑब्वियस ही बात है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे, मूव करना चालू करेंगे। मूव करना क्यों चालू करेंगे? क्योंकि आपकी कंसंट्रेशन में इम्बैलेंस है। अनइवन कंसंट्रेशन की वजह से, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं, अनइवन कंसंट्रेशन की वजह से डिफ्यूजन चालू हो जाएगा। ठीक है, इसको आप बिल्कुल वैसे ही समझ सकते हो कि अगर आपने दो गैसेस को रख दिया किसी चेंबर में, तो उनके बीच में डिफ्यूजन चालू हो जाता है, इजंट इट? अगर वो दोनों अलग अलग गैसेस हैं तो उनके बीच में डिफ्यूजन चालू हो जाता है, क्योंकि उनके उनके बीच का उनके बीच का जो प्रेशर डिफरेंस होगा वो भी एग्जिस्ट करेगा, उनके बीच की डेंसिटीज भी डिफरेंट होंगी, है ना। तो उसकी वजह से डिफ्यूजन चालू हो जाएगा, एक दूसरे में मर्ज होना चालू हो जाएंगे। सिमिलरली अगर आपकी होल्स की कंसंट्रेशन और इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन दोनों में कॉम्बिनेशन के बाद डिफरेंट आ रही है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, मूव करना चालू कर देते हैं। अब जैसे वो मूव करना चालू कर देते हैं तो लेफ्ट साइड में होल्स की जगह जाके बैठ जाते हैं। ये तो हमने पढ़ा ही हुआ है कि होल्स बनते ही कैसे हैं, जब इलेक्ट्रॉन किसी जगह से चला जाता है, तो जो पीछे वो स्पेस छोड़ के जाता है उसको हम होल्स बोलते हैं। ये तो बेसिक डेफिनेशन हमने पढ़ी हुई है ना। तो भाई ऑब्वियसली ये होल्स जो है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आके बैठ सकता है ना, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके बैठ सकता है, बॉन्ड बना सकता है। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, फ्लो होना चालू करेंगे पी टाइप की तरफ, और एक होल्स में सेटल होना चालू हो जाएंगे। अब इसकी वजह से होगा क्या, यहाँ पे गैप आने लगेगा और पोलराइजेशन चालू हो जाएगा। पोलराइजेशन कैसे चालू होगा, जब राइट साइड में गैप आया, ध्यान से देखना, यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स अगर जंप करके लेफ्ट साइड चले गए, तो आपको बहुत एक कॉमन सेंस पे आपको खुद को पता चलता है कि यहाँ पे क्या आ जाएगी, पॉजिटिव चार्जेस आने लगेंगे यहाँ पे राइट साइड में। और सिंस एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट साइड में चले गए हैं, तो यहाँ पे क्या आने लगेगा, नेगेटिव चार्ज आने लगेगा। क्या ये बात समझ में आती है सबको? यस सर। है ना। पोलराइजेशन की वजह से क्या होगा, ये हमने पढ़ा हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी, कि एक बेसिक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, आपका एक सेपरेशन क्रिएट कर देगी, और उस सेपरेशन को ही आप क्या बोलते हो, डिप्लीशन लेयर, है ना। डिप्लीशन लेयर आपका बनता है पी टाइप और एन टाइप के बीच में। क्यों बन रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डिफ्यूजन की वजह से, बिकॉज ऑफ द अनइवन कंसंट्रेशन की वजह से, वो क्या कर गए, एक तरफ से दूसरी तरफ मूव कर गए, है ना। तो उसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई है, जिसकी वजह से एक डिप्लीशन लेयर बन गई है ना। डिप्लीशन लेयर में आपका ना तो कोई होल है ना इलेक्ट्रॉन, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है जो कि रिपेल कर रही है फर्दर इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ने से, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का पर्पस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों बन रही है, क्योंकि पोलराइजेशन हो गया है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड करेगी क्या, वो जो इलेक्ट्रॉन एन टाइप में बचे हुए ना, और जो कि चाहेंगे होल्स में जाना, पी टाइप की तरफ जाना, उसको रोकेंगे। क्यों रोकेंगे भाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ये बात याद है सबको, एफ इक्वल्स टू क्यू ई, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो इलेक्ट्रॉन जो जाना चाहेंगे उनको रोक देंगे, उनको बोलेंगे कैसे जा सकते हो भाई तुम, अब तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई है यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन्स अब नहीं जा पाएंगे। तो इसकी वजह से एक डिप्लीशन लेयर आ जाती है, ठीक है। अब ये डिप्लीशन लेयर का जो पोटेंशियल होता है उसको बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। नाम से ही समझ में आ रहा है कि बैरियर पोटेंशियल मतलब बैरियर बन गया है ना। कंडक्शन हो नहीं पा रहा है, अब मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हर एक मटेरियल के लिए अलग अलग होता है, ठीक है, हर एक मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। तो यहाँ पे आप ग्राफ देख भी सकते हो, एक बैरियर पोटेंशियल बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और ये डिप्लीशन लेयर है जिसके अंदर ये बैरियर पोटेंशियल बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, सिलिकॉन के लिए जैसे आपको यहाँ दिया हुआ है, बी नॉट की वैल्यू होती है 0.7 वोल्ट, 0.7 वोल्ट का बैरियर पोटेंशियल बनता है। तो ऐसे ही सबके लिए सेम नहीं होगा, डिपेंड करेगा कैसा मटेरियल है और उसकी डोपिंग कैसे हुई है, ठीक है। आगे चलते हैं, बेसिक चीजें जिनका यूज करने वाले हम उनकी बात करते हैं, जैसे कि फॉरवर्ड और रिवर्स बायस। अब तुमको पता है कि अगर आपने पी टाइप और एन टाइप को ज्वाइन किया, तो आपका जो कॉम्बिनेशन बनता है उसको आप पीएन जंक्शन बोलते हो या डायोड बोलते हो, ठीक है। तो आपका जो डायोड हुआ या पीएन जंक्शन हुआ, उसमें दो टाइप के इम्प्योरिटी हो गई, दो टाइप के आपने जो है सेमीकंडक्टर यूज किए, एक तो पी टाइप और एक एन टाइप। तो पी टाइप को आप ट्राइंगल से रिप्रेजेंट करते हो, एन टाइप को आप एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हो, ये आपको पता है, पूरा बेसिक जो रिप्रेजेंटेशन होता है। तो इसमें क्या होता है, दो तरह के डायरेक्शन बनती है। एक तो
मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के मूवमेंट की वजह से, एक तो इलेक्ट्रॉन हो गया एन टाइप में और पी टाइप में हो गया आपके होल्स। तो जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है बच्चों, जब वो मूव कर रहे हैं, क्योंकि होल्स भी मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन की जगह, ऑब्वियस सी बात है, होल्स थोड़ी चुपचाप बैठेंगे, है ना, होल्स भी मूव करेंगे। तो जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का मूवमेंट है वो कॉज करता है आपका फॉरवर्ड बायस करंट। ठीक है, फॉरवर्ड बायस करंट, यानी कि पी टाइप से एन टाइप आप बोल सकते हो। और जो रिवर्स बायस है वो क्या होता है, जो रिवर्स बायस होता है वो कैसा आता है, यानी कि आपने अगर बहुत ही स्मॉल करंट ड्रॉ किया, क्यों, क्योंकि आपने इस बार माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को ऑब्जर्व किया है। ठीक है, तो जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो जब मूव कर रहे हैं तो उसकी वजह से कौन सा बनेगा, रिवर्स बायस करंट। मेरी आवाज आ रही है क्या बच्चों, एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल बच्चों? एम आई ऑडिबल नाउ? अभी आवाज आ रही है बच्चों? अरे कोई तो बताओ भाई। आई थिंक माई नेटवर्क इज फाइन, जस्ट गिव मी अ थम्स अप, और यू कैन राइट इन द चैट ऑल्सो, आपको आवाज आ रही है नहीं आ रही है? हुदा, अंशिका, ऋषभ, सर आ रही है। आ रही है? ओके कूल। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे, अगर हम मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स की बात करें, यानी कि पी टाइप में होल्स हो गए, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन हो गए, उसकी वजह से जो करंट बन रहा है वो है फॉरवर्ड बायस करंट। और रिवर्स बायस करंट क्या है, अगर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को कंसिडर किया जाए कि भाई पी टाइप में कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी तो हैं जिनके मूवमेंट की वजह से आपका करंट जनरेट हो सकता है, या फिर एन टाइप में होल्स भी तो हैं जो कि करंट जनरेट कर सकते हैं, तो उनके मूवमेंट की वजह से जो आ रहा है करंट उसको बोलेंगे रिवर्स बायस। ठीक है, तब वो डिफाइन करता है रिवर्स बायस, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, राइट? सर ड्रिफ्ट करंट क्या होता है बेटा? ड्रिफ्ट करंट इज द मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर्स ना, जो आपका इलेक्ट्रॉन्स और होल्स है वो जब मूव कर रहा है, ऑब्वियसली अप्लाई जब आपने किया इलेक्ट्रिक फील्ड, आप जब बैटरी लगा के इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे ना, तो उसकी वजह से जो आपके ड्रिफ्ट होंगे इलेक्ट्रॉन्स या होल्स, उनका मूवमेंट जनरेट करेगा ड्रिफ्ट करंट। बात समझ में आई? जब आप वोल्टेज अप्लाई करोगे ना अक्रॉस द सेमीकंडक्टर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी, तो उसकी वजह से जो ड्रिफ्ट होंगे आपके होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों फॉर दैट मैटर, ठीक है, उस करंट को बोलते हैं ड्रिफ्ट, मतलब मूव करना। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी भाई, फोर्स ही तो एक्सर्ट करेगी चार्ज कैरियर्स पे, तो फोर्स एक्सर्ट एक्सर्ट करेगी तो मूव करना चालू करेंगे वो, तो जो मूवमेंट को ही तो ड्रिफ्ट बोलते हैं हम। ठीक है बेटा, क्लियर है खुदा? जी सर। ओके, चलो आगे चलते हैं। तो यार ये सब तो चीजें तुमको पता है कि फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस होता क्या है ना, कैसे इसको हम ऑब्जर्व करते हैं, कि अगर आपने अपना हाई पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल कनेक्ट कर रखा है पी टाइप से और नेगेटिव पोटेंशियल कनेक्ट कर रखा है एन टाइप से, तो ये एक फॉरवर्ड बायस सेटअप होता है ना। और अगर इसका बिल्कुल उल्टा है, नेगेटिव से कनेक्टेड है पी टाइप, तो ये आपका रिवर्स बायस हो जाता है। और इसका रीजन क्या है, सिंपल सा, यही है कि भाई जब आप उसको पॉजिटिव को कनेक्ट कर रहे हो पी टाइप से, तो आपके मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है, मूव कर पा रहे हैं। और जब आप उल्टा कर दे रहे हो कनेक्शन, नेगेटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट कर पा रहे हो, आप नेगेटिव बैटरी के टर्मिनल को आप पी टाइप से कनेक्ट कर देते हो, तो फिर क्या होता है, जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है वो ही केवल मूव कर पाते हैं, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लग जाती है। तो जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है केवल वो ही मूव कर पाते हैं, तो उसको इसलिए हम बोल देते हैं रिवर्स बाइस। ध्यान से समझना है इस चीज को, करंट तब भी मूव कर रहा है, ऐसा नहीं जीरो करंट है, पर बहुत कम अमाउंट का करंट है ना। हमने पढ़ा होगा, या आपको एक ग्राफ याद आ रहा हो तो, माइक्रो एम्पियर के अ, उसमें होता है, लेवल्स में, है ना, माइक्रो एम्पियर जितना मेजरमेंट का करंट आता है केवल, अगर आप रिवर्स बायस की बात करो तो। ठीक है, तो करंट तो होगा लेकिन बहुत कम होगा। मेजोरिटी करंट कब आएगा, जब फॉरवर्ड बायस में आप कनेक्ट करोगे पीएन जंक्शन को। आगे चलते हैं, थोड़ी और बात करते हैं इसकी। फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस, अगर इन दोनों का हमें ग्राफ बनाना है, तो ऐसा कुछ ग्राफ बने। ठीक है, इसमें आप क्लियरली देख सकते हो
कि आपने जब फॉरवर्ड बायस लगाया है तो ये आपका बैरियर पोटेंशियल हो जाता है, यानी कि जब तक बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा पोटेंशियल आप अपनी बैटरी का नहीं रखोगे तब तक करंट ड्रॉ नहीं कर पाओगे। क्या ये बात समझ में आती है सबको? भाई बैरियर पोटेंशियल क्या कर रहा था? जो कंडक्शन है उसको रोक रहा था। डिप्लीशन लेयर के बीच में जो बैरियर पोटेंशियल एग्जिस्ट करता था, वो क्या बोल रहा था? वो ये बोल रहा था कि देखो इतनी तो रुकावट है ना, ये जब तुम ओवरकम कर लोगे तभी मैं कंडक्शन होने दूंगा, तभी करंट का फ्लो होने दूंगा मैं। ठीक है, इतना तुमको मिनिमम वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा मेरे अक्रॉस। तो तुमने बोला ठीक है, तुमने सिलिकॉन से बात करी, सिलिकॉन से पूछा कि बताओ भाई तुम्हारा कितना बैरियर पोटेंशियल है, तो सिलिकॉन बोलता है 0.07 वोल्ट। 0.07 वोल्ट से ज्यादा, जैसे ही ज्यादा आप लगाने लगते हो, है ना, जैसे ही ज्यादा वोल्टेज अप्लाई कर देते हो अपनी बैटरी से, वैसे ही बैरियर पोटेंशियल क्या कर जाता है? ओवरटेक हो जाता है, ओवरकम हो जाता है, और फिर करंट फ्लो होना चालू हो जाता है। ठीक है, जो करंट फ्लो होता है उसका ग्राफ आप देख सकते हो, ये वाला आपका ग्राफ है फॉरवर्ड बायस का। आई होप यू ऑलरेडी रिमेम्बर दिस, है ना। और ये जो लेफ्ट साइड में ग्राफ है, ये है आपका रिवर्स बायस का। ये कैसे वर्क कर रहा है? आप यहाँ पे देख सकते हैं कि माइक्रो एम्पियर्स का करंट है बहुत कम, ये जीरो नहीं है। ये जो करंट है रिवर्स बायस में, ये जीरो नहीं है, बहुत हल्का सा है, देखो थोड़ा सा नीचे है ये, एक्स एक्सिस के थोड़ा सा नीचे है, नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है बेटा? करंट फ्लो हो रहा है रिवर्स बायस में बहुत थोड़ा सा, लेकिन इसमें भी एक पॉइंट आएगा जिसको आप बोलोगे ब्रेक डाउन वोल्टेज। उस पॉइंट पे क्या होगा? उस पॉइंट पे आपका करंट एकदम से पीक कर जाएगा, है ना, जो बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक हो जाएंगे, और रिवर्स बायस में भी एक बहुत ज्यादा अमाउंट का करंट फ्लो हो जाएगा, जो कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो, एकदम से बहुत ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है। तो इसको बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। ये वो वोल्टेज का वैल्यू है जहां पे रिवर्स बायस में आपका करंट एकदम से पीक कर जाता है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा कुछ इसको अभी पढ़ेंगे, ब्रेकडाउन वोल्टेज को समझेंगे जीनर डायोड में। ये जीनर डायोड क्या होता है और कैसे यूज करता है इस कॉन्सेप्ट को, जो कि आपके क्वेश्चंस बनते भी हैं इसमें मोस्टली। लेकिन उसके पहले हम ये समझ लेते हैं कुछ पॉइंट्स के आइडियल डायोड के केस में जो आप रेजिस्टेंस है वो जीरो कंसिडर कर सकते हो, है ना। फॉरवर्ड बायस के केस में रेजिस्टेंस जो है आइडियल डायोड का, आइडियल डायोड है ये बात याद रखना कि अगर आइडियल डायोड नहीं दिया हुआ है तो फॉरवर्ड बायस में करंट जीरो कंसिडर नहीं करना है। ठीक है, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो हो जाती है तुम लोगों से। आपको लगता है फॉरवर्ड बायस है तो डायोड में करंट जीरो है, सॉरी रेजिस्टेंस जीरो है, ऐसा नहीं है। आइडियल डायोड अगर दे दिया ना सवाल में तो मान लेना। ठीक है, ऑल्सो आइडियल डायोड के केस में रिवर्स बायस में जो रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है, क्योंकि आइडियल डायोड है। तो आइडियल डायोड मतलब उसका रिवर्स बायस में करंट फ्लो करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना, मोस्टली वो करंट को फ्लो नहीं होने देगा। तो उसका क्या मतलब हुआ कि रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं जो आपको बहुत काम आएंगी। अभी एक मॉक टेस्ट में क्वेश्चन भी आया था लास्ट टाइम, अगर आपको ये पता होता तो आप सॉल्व कर सकते थे इस क्वेश्चन को बहुत इजीली। आगे चलते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन किस किस चीज से बन सकता है? एक तो ये जो मैंने बताया इस पे बन सकता है, आइडियल डायोड दे दिया और उसमें ये कॉन्सेप्ट यूज करा के तुमसे रेजिस्टेंस निकलवा लिया, करंट निकलवा लिया। या फिर फॉरवर्ड बायस में, फॉरवर्ड बायस में तुमसे पूछ लिया कि डायनामिक रेजिस्टेंस की वैल्यू बता दो। अब डायनामिक रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे बताओगे भाई? आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक करना है अगर इस ग्राफ में, तो आप देख सकते हो कि ओम्स लॉ तो फॉलो नहीं कर रहा है, दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। ओम्स लॉ क्या बोलता है कि वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। बोलो हाँ या ना? ओम्स लॉ तो यही बोलता है कि वी और आई के बीच में एक स्ट्रेट लाइन कर्व बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेट लाइन तो नहीं है। तो हम यहाँ पे डायनामिक रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए सीधे वी अपॉन आई नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे? हम एक रेंज में निकालेंगे वोल्टेज चेंज, और रेंज में निकालेंगे करंट का चेंज उसकी कॉरस्पॉन्डिंग, और उससे हम निकालेंगे कि कितना रेजिस्टेंस आ रहा है। ठीक है, तो डायनामिक बोला इसलिए जा रहा है क्योंकि चेंज हो रहा है। ठीक है, तो डेल्टा वी निकालो ग्राफ से, डेल्टा आई निकालो, उसको डिवाइड करो, तो उससे जो आएगा वैल्यू वो होगा डायनामिक रेजिस्टेंस। इस पे सवाल बन जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी तक जो पढ़ा उसमें कोई डाउट है बच्चों? आगे चले। ठीक है, बात करते हैं जीनर डायोड की। अब जीनर डायोड एक डिवाइस है जो कि बहुत हेल्पफुल डिवाइस है, तुम लोगों को थोड़ा आइडिया भी होगा इसका, है ना। जीनर डायोड के केस में क्या क्या हो रहा है ये देखते हैं। सबसे पहले तो जीनर डायोड बनाने के लिए करेंगे क्या? पीन जंक्शन जो बना रहे हो तुम इतनी देर से अभी, है ना, डायोड जो बना रहे हो, उसमें कुछ छोटे मोटे चेंजेस कर दे। जैसे कि तुमने क्या कर दिया, जो डोपिंग तुम कर रहे थे पहले, जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाने के लिए डोपिंग कर रहे थे आप,
वो डोपिंग आपने बहुत हैवी डोपिंग कर दी ताकि आपके कैरियर्स जो है वो बढ़ जाए। ठीक है, तो आपने हैवी डोप करना है जीनर डायोड में। इस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि एक और टॉपिक, एक और सिमिलर टॉपिक होता है जैसे आप जीनर ब्रेकडाउन पढ़ते हो ना, इसमें अभी हम डिस्कस करेंगे। वैसे एक आपने पढ़ा होगा, एक एवलांच ब्रेकडाउन भी होता है। याद आ रहा है, कुछ पढ़ा था हमने ऐसा। जीनर ब्रेकडाउन के अलावा एक और होता है एवलांच ब्रेकडाउन। तो एवलांच ब्रेकडाउन और जीनर डायोड, जीनर में डिफरेंस क्या होता है बेसिकली, कि एवलांच ब्रेकडाउन जनरली उन डायोड्स में होता है जिसमें कि डोपिंग बहुत ज्यादा नहीं है, हेवीली डोप नहीं होते वो डायोड्स। जीनर डायोड ऑन द अदर हैंड, इट इज हैवीली डोप, तो इसलिए आपको ये याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। डिप्लीशन लेयर की अगर हम बात करें, तो डिप्लीशन लेयर जो होती है इसकी बहुत थिन होती है। रीजन सिंपल सा है कि हैवीली डोप्ड है, इसलिए डिप्लीशन लेयर बहुत थिन है। अच्छा, अगर डिप्लीशन लेयर बहुत थिन होगी तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि डिप्लीशन लेयर थिन है तो बहुत डिस्टेंस कम हो गया है ना, डिस्टेंस कम हो गया है, राइट। तो डिस्टेंस कम होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती है, V इक्वल्स टू ईडी से आप बता सकते हो इस चीज को। ठीक है, तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा अप्लाई कर रहे हो और डिप्लीशन लेयर आपकी बहुत थिन है, तो आगे अगर हम इसको समझें तो क्या होगा, रिवर्स बाय स्टेट में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कोवेलेंट बॉन्ड जो बने हुए हैं डिप्लीशन रीजन में, डिप्लीशन लेयर वाले रीजन में, वो तोड़ने लगेंगे। जो बॉन्ड्स बने हुए हैं आपके वो तोड़ने लगेंगे। ठीक है, और अगर तोड़ने लगेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करने लगेगा एन साइड पे, किसमें, रिवर्स बायस के केस में। ठीक है, एन टू पी मूव करने लगेगा, क्योंकि उसको जो रोक रहा था वही टूट गया ना। जो आपका इलेक्ट्रॉन को मूव करने से रोक पा रहा था वो टूट चुका है अब। ठीक है, तो अब एकदम से बहुत सारा करंट फ्लो कर सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो एन से पी टाइप में मूव करना, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, ये केवल तीन ही नहीं है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे, है ना, एन से पी टाइप की तरफ मूव करने लगेंगे, और इसी वजह से एक जीनर ब्रेकडाउन आ जाएगा, यानी कि आपका करंट बहुत सारा एकदम से फ्लो कर जाएगा। तो ये बहुत ही हेल्पफुल होता है हमारे लिए, क्योंकि जीनर डायोड क्या करता है बेसिकली, खुद के थ्रू पास करा लेता है बहुत सारा करंट, है ना, ताकि हम इसको यूज कर पाए हमारे डिवाइसेस को बचाने के लिए। यहाँ पे देखते हैं, जीनर डायोड कैन बी यूज्ड एज वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेटर की तरह इसको यूज किया जा सकता है। कैसे यूज किया जा सकता है, कि भाई आपका जो जीनर डायोड है वो क्या कर रहा है, सिंस उसमें हेवीली डोपिंग हो रखी है और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आपके मूव कर पा रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ करके, तो बहुत सारा करंट एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे, जिसको हम क्या बोलते हैं, जीनर वोल्टेज, इस वोल्टेज पे या इस वोल्टेज से थोड़ा सा ज्यादा आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो बहुत सारा करंट जीनर डायोड के अक्रॉस ही फ्लो कर जाएगा, मतलब बॉन्ड्स टूट जाएंगे, जीनर ब्रेकडाउन आ जाएगा। और जीनर ब्रेकडाउन आने का मतलब यही है कि आपका एकदम से बहुत सारा करंट फ्लो करेगा। तो इसको हम यूज कर सकते हैं वोल्टेज रेगुलेटर की तरह। वोल्टेज रेगुलेटर की तरह कैसे इस्तेमाल करते हैं इसको, वो डिस्कस करते हैं। वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब क्या है, अगर आपका वोल्टेज बढ़ गया एकदम से, आपने सुना होगा घरों में कि वोल्टेज बढ़ जाता है ना, फ्लक्चुएट करता है वोल्टेज। तो अगर फ्लक्चुएट करता करेगा वोल्टेज, तो आपके डिवाइसेस मान लो बने नहीं है, मान लो आपका वोल्टेज फ्लक्चुएट करा, आपका कोई डिवाइस था जो कि 220 वोल्ट के लिए बना हुआ था, फ्लक्चुएट करके वोल्टेज हो गया 230 वोल्ट, तो उस केस में उस डिवाइस को तो हार्म हो जाएगा, है ना, वो तो टूट सकता है, खराब हो सकता है, फ्यूज हो सकता है ना। तो फिर उस केस में कैसे उस डिवाइस को बचाया जाए उस फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज से, वहां पे जीनर डायोड की हेल्प ली जाती है। कैसे ली जाएगी इधर देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो वेरिएबल वोल्टेज है आपका, है ना, वेरिएबल वोल्टेज दिया हुआ है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, वोल्टेज चेंज हो रहा है। अब आपने यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया, लेट से कोई भी डिवाइस लगा दिया, नॉट बल्ब इफ, ठीक है, जिसका की पोटेंशियल, जो मार्क्ड पोटेंशियल होता है ना, हर किसी का एक रेटेड वोल्टेज होता है, वो दिया हुआ है V0, यानी कि V0 का मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज वो क्या कर सकता है, बेयर कर सकता है। इससे ज्यादा अगर तुम उसका उसमें अगर वोल्टेज सप्लाई दोगे तो वो डिवाइस आपका फेल हो सकता है, फ्यूज हो सकता है। ठीक है, चलो भाई, लेट से आपका जो फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज था उसकी वजह से यहाँ पे V0 से ज्यादा सप्लाई चली गई, तो अब डिवाइस तो फेल हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इस चीज से बचने के लिए यहाँ पे जीनर डायोड अप्लाई कर दिया।
वी हैव अप्लाइड द जीनो डायोड। अब जीनो डायोड आप लोगों को पता है कि जीनो डायोड वर्क कैसे करता है, रिवर्स बायस में, है ना। जीनो डायोड वर्क कैसे करता है, रिवर्स बायस में। तो तुमने क्या किया, एन टाइप को कनेक्ट कर दिया इसके पॉजिटिव टर्मिनल से, हाई पोटेंशियल टर्मिनल से, ठीक है। तो होगा क्या, करंट तो आएगा आई, जो पास करेगा यहां से, लेकिन सिंस आपने जीनो डायोड को कनेक्ट किया है पैरेलल में, कैसे कनेक्ट किया आपने इसको, पैरेलल, आपका करंट जो है वो पास कर जाएगा जीनर डायोड से भी, कुछ करंट पास कर जाएगा जीनर डायोड से, और कुछ करंट पास करेगा आपका आपके डिवाइस से, ठीक है, जो भी आपने लगाया हुआ है, यहाँ पे बल्ब लगाया हुआ है या कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाया हुआ है। तो आई 1 और आई 2 दो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब क्या होगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस V2 के अक्रॉस, VZ के अक्रॉस सॉरी क्रॉस कर जाएगा, है ना, जब इससे ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा V0 से ज्यादा, तो आपका जो जीनर डायोड है वो एक्टिवेट होगा। एक्टिवेट यानी वो एक्टिवेटेड तो पहले से भी है, लेकिन जीनर डायोड एक्शन में आ जाएगा। कैसे एक्शन में आएगा, कि ये सारा करंट इसके अक्रॉस ही पास करा लेगा, है ना, क्योंकि इसके अक्रॉस जो VZ है वही इसके अक्रॉस है V0, ठीक है। हमको ये पता है कि पोटेंशियल ड्रॉप्स तो सेम होते हैं दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो जब करंट इससे पास करेगा तो वो बहुत ज्यादा करंट पास करा सकता है सेंस, तो मेजोरिटी ऑफ करंट क्या हो जाएगा, VZ से, सॉरी आपके जीनर डायोड से ही पास कर जाएगा, और आपका डिवाइस जो है वो अभी भी V0 के पोटेंशियल पे ही रहने की वजह से, इसके वोल्टेज पे ही रहने की वजह से एक सेफ करंट को पास करा पाएगा अपने थ्रू। क्या ये समझ में आई सबको बात। जी सर। अब आप लोगों को जीनर डायोड का वोल्टेज चेंज नहीं करना है। अगर आपने जीनर डायोड का वोल्टेज VZ से ज्यादा रख दिया तो अक्रॉस द डिवाइस भी पोटेंशियल या वोल्टेज ज्यादा ही रहेगा, तो वो फिर भी नुकसान है। हमारा टारगेट क्या है कि V0 से ज्यादा वोल्टेज नहीं जाए डिवाइस में। तो सिंस आपको पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशंस में बराबर पोटेंशियल ड्रॉप्स रहते हैं दोनों अक्रॉस बोथ रजिस्टर्स और बोथ डिवाइसेस, तो आपका जो जीनर डायोड है उसका वोल्टेज भी उतना ही रखना है जितना आपके डिवाइस का वोल्टेज था, पोटेंशियल डिफरेंस था। और सिंस सेम पोटेंशियल डिफरेंस रखोगे, तो आपने VZ रखा अगर जीनर डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज, और आपने V0 भी रख दिया उसके बराबर, मतलब जितना V0 था उसके बराबर VZ वाला जीनर डायोड रख दिया आपने, तो VZ पे ही ऑपरेट हो जाएगा जीनर डायोड, तो उसको तो ज्यादा है ही नहीं जरूरत वोल्टेज की। जैसे ही वोल्टेज आप बढ़ाया सोर्स का आपने, जैसे ही वोल्टेज बढ़ाया सोर्स का, वो जो करंट होगा वो जीनर डायोड से पास हो जाएगा और डिवाइस आपका बच जाएगा। तो ये वोल्टेज को रेगुलेट करने में काम आए, ठीक है। अब जितना भी तुम वोल्टेज बढ़ा रहे हो उसका असर पड़ रहा है जीनर डायोड पे, और जीनर डायोड को तो कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि उसके अक्रॉस इन्फिनिट करंट जितना भी है, मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ करंट पास कर सकता है, ठीक है। चलो, इस पे सवाल क्या बनेंगे, आपसे पूछ लेंगे कि भाई I2 जो है डिवाइस में जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना है। तो आपको सिंपली बोलना है कि भाई V0 बराबर है VZ के। तो VZ आपको दिया होगा सवाल में, तो ये हो जाएगा VZ अपॉन R है। और टोटल करंट निकालने के लिए पूछ सकते हैं अक्रॉस दिस रजिस्टर, तो आप बोल सकते हो कि I1 प्लस I2 रहेगा। जंक्शन लॉ से आप बता सकते हो कि I इक्वल्स टू क्या है, I1 प्लस I2। तो इस तरह के कुछ बेसिक सवाल बन सकते हैं। आगे चले बच्चों, आगे चले बच्चों। जी सर। ओके, एक छोटा सा सवाल कर लेते हैं यार इसमें, आपको आंसर बताना है मुझे। अच्छा क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, कि सर्किट दिया हुआ है इसमें करंट थ्रू जीनर डायोड बता दो। 50 वोल्ट दिया हुआ है आपको, मार्क्ड वोल्टेज इसका। 10 किलो ओम का रजिस्टर है जिसको आपको ऑब्वियसली बचाना है। बचाना है मतलब जीनर डायोड सेल्फ सेक्रीफाइसिंग होता है ना, तो उसको जीनर डायोड की हेल्प से आपको बचाना है। 5 किलो ओम वाला रजिस्टर आपने लगा रखा है साथ में अक्रॉस द बैटरी, 120 वोल्ट की। बता दो कितना पास होगा जीनर डायोड से, ये बता दो। अच्छा क्वेश्चन है। जीनर डायोड क्या है, ब्रेकडाउन मोड में है। कैसे पता चला मुझे ये बात, कौन बताएगा भाई।
जीनर डायोड अपने एक्शन में है या ब्रेकडाउन मोड में है, ये मुझे कैसे पता चला? किसी को समझ में आ रही है बात? ब्रेकडाउन मोड मतलब उसका यूज किया जाएगा इस सवाल में। ऐसा भी तो हो सकता है कि जीनर डायोड लगा तो दिया है तुमने सेफ्टी के लिए, बट तुम्हारा सोर्स का जो वोल्टेज है उतना है ही नहीं कि तुम्हें जरूरत पड़ जाए। राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जीनर वोल्टेज जो है VZ वो 50 वोल्ट है। दिख रहा है सबको ये? बोलो भाई, हाँ ना तो बोलो यार। जी सर। है ना? 50 वोल्ट का जीनर वोल्टेज है या ब्रेकडाउन वोल्टेज है, और सोर्स का वोल्टेज 120 वोल्ट है। तो 50 से ज्यादा ही हुआ ये तो। और अगर 50 से ज्यादा हुआ तो ऑब्वियसली आपका जो 10 किलो ओम का रजिस्टर है या डिवाइस है आपका, उसको हार्म हो सकता है ना? तो ब्रेकडाउन मोड में अपने आप चला जाएगा जीनर डायोड। ठीक है। अब बताओ तुम, कितना करंट पास करेगा जीनर डायोड से? ट्राई कर लो, नहीं आएगा तो आई डिस्कस, नो वरीज। डिस्कस करें? किसी से नहीं हुआ? बेटा ये तो बताना पड़ेगा ना, हुदा, अंशिका, ये सब आपको बताना पड़ेगा ना कि सर हुआ नहीं है ना? ये तभी तो मैं डिस्कस करता हूँ। ठीक है। तो कंसिडरिंग कि हमने ट्राई किया पर नहीं हुआ, इसको सॉल्व करते हैं, इससे हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कैसे सॉल्व होंगे क्वेश्चंस। ठीक है। देखो, समझेंगे भाई सब लोग? आपको ये पता है कि जीनर क्या करता है? एक जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज VZ अप्लाई कर देता है अक्रॉस द जीनर। बोलो हाँ या ना? जी सर। ठीक है। अच्छा, अगर जीनर के अक्रॉस 50 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो सेम पोटेंशियल ड्रॉप वो इसके अक्रॉस भी दे देगा क्या बच्चों? यस सर। ठीक है। तो इसके अक्रॉस भी कितना आ गया है? 50 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। ठीक है। ताकि 50 वोल्ट से ज्यादा का पोटेंशियल डिफरेंस अगर जाए नहीं जाए उसमें, क्योंकि 50 वोल्ट से ज्यादा आएगा तो डिवाइस फेल कर जाएगा। है ना? चलो, तो अब हम सबसे पहले करंट निकालने के लिए एक बेसिक करंट का सेटअप बनाते हैं कि भाई करंट कैसे निकल रहा होगा। तो लेट्स से कि इस बैटरी से करंट निकला होगा कुछ आई आई करंट निकला होगा। है ना? अब ये आई करंट अक्रॉस दिस 5 किलो ओम का रेजिस्टर पास करेगा। इससे तो 5 आई पास होगा। लेकिन जैसे ही ये पैरेलल कॉम्बिनेशन सर्किट में जाएगा, इसके थ्रू कुछ I1 चला जाएगा और इसके थ्रू कुछ I2 चला जाएगा। है ना? ये समझ में आती होगी बात आप लोगों को? है ना? कि अलग अलग करंट जाते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो। राइट। तो अब तुम मुझे बताओ, अभी अभी तुम पढ़ के आए हो, क्या तुम I2 निकाल सकते हो? सिंस आपका जीनर जो है वो ब्रेकडाउन मोड में है। ब्रेकडाउन मोड का मतलब क्या हुआ? कि आपका जो सोर्स का वोल्टेज है वो बड़ा है आपके जीनर वोल्टेज से ना। तो जीनर को एक्शन में आना पड़ेगा। अगर जीनर एक्शन में आ जाएगा तो 50 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर पाएगा 10 किलो ओम वाले रजिस्टर के अक्रॉस। अब तुमको आर भी पता है, बी भी पता है, तो क्या I2 नहीं निकाल पाओगे क्या? कितना इजी हो गया I2 निकालना? क्या हो जाएगा I2 जल्दी से बता दो। 5 मिली एम्पियर। हाँ, ये सिंपली हो जाएगा 50 वोल्ट डिवाइडेड बाय 10 किलो ओम। हमने कुछ भी चेंज नहीं किया है, यूनिट्स को किलो ओम में ही रखा है। रीजन, ताकि हमें मिली एम्पियर में करंट मिल जाए। है ना? अगर हम यूनिट चेंज करेंगे एम्पियर में करंट निकालने के लिए जबरदस्ती, तो हमारी ही दिक्कत है, क्योंकि ऑप्शन तो सारे मिली एम्पियर में दिए हुए हैं ना। तो ये बेसिक चीजें हैं जिनका क्वेश्चन सॉल्विंग करते वक्त ध्यान रखना है। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे ये हमसे पूछना चाह रहा है कि कितना करंट पास होगा जीनर डायोड से। अगर ये 10 किलो ओम वाले से पूछता तो डायरेक्ट आंसर में लिख देते हम 5 मिली एम्पियर। है ना? लेकिन जीनर्स में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? जीनर में निकालने के लिए आई निकालना पड़ेगा। आई निकालने के बाद में I-I2 करके निकाल सकता हूँ I1। है ना? जंक्शन लॉ से निकाल सकता हूँ ना भाई, जितना आई है तो उसका I1 + I2 कर दूंगा। तो I1 निकालने के लिए आई निकालना पड़ेगा, और आई निकालने के लिए 5 किलो ओम वाले रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा। समझ में आ रही बात जो जो बोल रहा हूँ? तो 5 किलो ओम वाले रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा भाई? ये तो आपका हो गया 120 वोल्ट।
बैटरी का। तो लेट्स से यहाँ पे 120 वोल्ट था, यहाँ पे है आपका VZ विच इज 50 वोल्ट। तो अगर मैं इस पॉइंट को 50 और इस पॉइंट को 0 कंसिडर करके चलूं और इस पॉइंट को 120 कंसिडर करके चलूं मैक्सिमम, तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V नॉट कितना हो जाएगा? 120 माइनस 50 विच इज 70 वोल्ट। क्या ये समझ में आया सबको? यस सर। अक्रॉस द 5 ओम रेजिस्टर कितना पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा? 70 वोल्ट का। अब तुमको V भी पता है, तुमको R भी पता है, लाइफ आसान है तुम्हारी, है ना? क्योंकि अब तुम I निकाल सकते हो। टोटल करंट क्या हो जाएगा? ये V इक्वल्स टू IR से 70 डिवाइडेड बाय 5 किलो ओम। कितना आंसर आएगा बच्चों? कितना होता है भाई? 14 5 70, राइट? अब अगर 14 5 70 से 14 मिली एम्पियर आ गया है और 5 मिली एम्पियर I2 गया है, तो I1 कितना आ जाएगा? I माइनस I, विच इज 14 माइनस 5 मिली एम्पियर, विच इज 9 मिली एम्पियर, जो कि जीनर के अक्रॉस पास करेगा। ए ऑप्शन समझ में आया सबको? कोई डाउट तो नहीं है इसमें किसी को? बताइए भाई, समझ में आया सबको सवाल? यस सर, आगे। आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं लॉजिक गेट्स की। ठीक है, जो डायोड्स हैं उनके रिस्पेक्ट में इतना ही है। एक रेक्टिफायर है, छोटा सा कॉन्सेप्ट, वो हम अभी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन डायोड्स जो है वो जनरली क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, या तो आपकी थ्योरी वाले पोर्शन में कि क्या क्या हो रहा है इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक के केस में, पी टाइप एन टाइप कैसे बनते हैं इन सब पे, या फिर जीनो डायोड के ऊपर न्यूमेरिकल आ सकता है। मोस्टली इन्हीं पे सवाल बनते हैं। बाकी अगर आपको और प्रैक्टिस करनी तो आप एक बार क्या करना, PYQ सॉल्व कर लेना पिछले 5 साल के या 10 साल तक कर लेना, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनेंगे तो, है ना? और कुछ क्वेश्चन मैं आज करा भी दूंगा। बात करते हैं लॉजिक गेट्स की। लॉजिक गेट्स आपको पता है क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होते हैं ये, जिनको यूज किया जाता है लॉजिकल रिलेशन पता करने के लिए इनपुट और आउटपुट वोल्टेजेस के बीच में। ठीक है, दीज आर द इलेक्ट्रिकल सर्किट्स विच आर यूजिंग लॉजिकल रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेजेस। ठीक है, बेसिकली सिग्नलिंग के लिए काम आ सकते हैं, कम्युनिकेशन के लिए काम आ सकते हैं, ऑपरेशंस के लिए काम आ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स का यूजेज करने वाले डिवाइसेस को हम बोलते हैं लॉजिक गेट्स। तो एनालॉग और डिजिटल दो तरह के सिग्नल पे प्रोसेस करते हैं। एनालॉग सिग्नल मतलब जैसे ये वेव फॉर्म्स में जो आपको सिग्नल मिल रहा है, पोटेंशियल टाइम के साथ जो वेरी कर रहा है, वो आप एक वेव फॉर्म के थ्रू बता रहे हो, तो उसको एक एनालॉग सिग्नल बोलोगे। डिजिटल सिग्नल, अगर आपका पोटेंशियल वेरी कर रहा है टाइम के अक्रॉस, और अगर आप उसको ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हो, एज इन आप उसको 1 और 0 की कंडीशन में रिप्रेजेंट कर पा रहे हो, या हाई और लो की कंडीशन में रिप्रेजेंट कर पा रहे हो, तो वो हो जाएगा डिजिटल सिग्नल। तो जो लॉजिकल गेट्स होते हैं या लॉजिक गेट्स होते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, कि ये जनरली डिजिटल सिग्नल का यूज करते हैं। ठीक है, जनरली ऑब्वियसली दे कैन यूज एनालॉग सिग्नल, बट दे आर यूजिंग डिजिटल सिग्नल ओनली। ठीक है, तो हाई और लो दो तरीके से ऑपरेट करेंगे हम इसको। हाई का मतलब है 1 और लो का मतलब है 0। एक बस एक तरीका बता दिया हमने ऑपरेट करने का। ठीक है, लॉजिक गेट्स आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर लॉजिक गेट्स नहीं होंगे तो हम बहुत सारे डिवाइसेस को ऑपरेट ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यूज ही नहीं कर पाएंगे। अब इसमें काम की बात करते हैं। अगर आप यहाँ देख सकते हो, दो तरह के वोल्टेजेस हैं, V1 एंड V2। तो अगर इस तरह का ग्राफ बना हुआ है, तो V1 आपका रिप्रेजेंट कर रहा है जनरली लो वोल्टेज विच इज 0, और V2 रिप्रेजेंट कर रहा है हाई वोल्टेज विच इज 1। ठीक है, ये किसी और पैरामीटर पे भी अप्लाई हो सकता है, हाई और लो वाला कॉन्सेप्ट मैंने क्लास में जब पढ़ाया था आपको, तब डिस्कस भी किया था। आगे चलते हैं, कौन कौन से गेट्स होते हैं उनकी बात करते हैं, क्योंकि जनरली सवाल उन पे ही बनते हैं। तो बेसिक गेट्स आपके तीन होते हैं, नॉट गेट, एंड गेट और गेट। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से और दूसरे गेट्स बनते हैं जिनको हम यूनिवर्सल गेट्स बोलते हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल हो गए एनएनडी गेट और एनओआर गेट। तो एनएनडी गेट आपको दिख रहा होगा खुद ही कि इसमें एंड गेट भी है, इसमें नॉट गेट भी है। एनओआर भी आपको दिख रहा होगा कि इसमें नॉट गेट भी है और गेट भी है। ठीक है, तो इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इंडिविजुअली। सबसे पहले बात करते हैं नॉट गेट। ये क्विक रिवीजन है, सिंस आप लोगों को ऑलरेडी पता है इन सब चीजों के बारे में और आपने बेसिक नोट्स पढ़े हुए हैं, सारे थ्योरी पढ़ी हुई है, तो एक जल्दी से रिवाइज हम कर लें क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए, इसलिए आपको बताया जा रहा है, तो सुन लो एक बार बस, है ना? नॉट गेट को हम इन्वर्जन गेट बोलते हैं। इन्वर्जन यानी उल्टा करना, है ना? यानी कि अगर तुमने सिग्नल ए दिया तो सिग्नल ए बार बन जाएगा आउटपुट में, है ना? सिग्नल 1 दिया तो 0 बन जाएगा, 0 दिया तो 1 बन जाएगा, उल्टा हो जाएगा।
है ना। तो इसलिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, y इक्वल्स टू a बार, y रिप्रेजेंटिंग आउटपुट, a रिप्रेजेंटिंग इनपुट। तो a दिया सिग्नल तो आउटपुट क्या निकलेगा, a बार। तो इसकी ट्रुथ टेबल भी बहुत इजी होती है। अगर आपने इनपुट दिया है 1 तो आउटपुट मिलेगा 0, और 0 दिया है तो 1 बन जाएगा। ठीक है। ट्रुथ टेबल क्या होते हैं, बेसिकली इट इज नथिंग बट द रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट और आउटपुट के बीच में जो रिलेशन बता रही है ना टेबल आपको, या जो टेबल या कुछ भी बना लो जो तुम्हें रिलेशन बता पाए बेसिकली, तो तुम उसको ट्रुथ टेबल बोल सकते हो। एंड गेट की बात करते हैं। एंड गेट की बात अगर हम करें तो अगर आपका आउटपुट हाई है तो फिर ये एक ही चीज बता रहा होगा कि आपके दोनों इनपुट्स हैं वो हाई रहे होंगे। एंड गेट का मतलब ये है कि दो चीजों को जोड़ा जा रहा है, तो देयर हैज टू बी टू इनपुट्स एटलीस्ट। तो अगर ए और बी दो इनपुट्स हैं और दोनों ही हाई हैं या दोनों का 1 है इनपुट, तो ही आपका आउटपुट 1 आएगा, वरना सब में 0 आएगा। तो इसका सिंपल सा तरीका समझने का ये है कि इसका फॉर्मूला जो बनता है वो बनता है ए डॉट बी। तो आप इसको मल्टीप्लीकेशन से भी समझ सकते हो कि यार जब आप मल्टीप्लाई करते हो 1 को 0 से तो भी आंसर 0 आता है, और 0 को 0 से करोगे तो भी 0 आएगा। तो 1 कब आ सकता है, जब 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया जाए। ठीक है, दैट इज द वे टू अंडरस्टैंड दिस। और गेट में हम एडिशन से समझ सकते हैं, है ना, जब हम पढ़ेंगे अभी आगे। तो ए डॉट बी आपका एंड गेट हो गया। इसका ट्रुथ टेबल बहुत इजी है, 1 0 0 0 1 0, 1 1 होगा तभी 1 होगा, अदरवाइज सब में 0। ठीक है। स्विच क्लोज है तो मतलब आपका 1 है इनपुट। स्विच बल्ब स्विच ओपन है आपका तो आपका इसका मतलब है कि 0 है आपका रीडिंग। ठीक है। और बल्ब ग्लो कब करेगा, 1 पे, अगर आपने एंड गेट लगाया हुआ है। अदरवाइज आपका बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, यानी कि 0 आउटपुट आ रहा है। ये याद रखेंगे। आपके सर्किट के रेफरेंस में हम कैसे समझते हैं इस चीज को, सिग्नलिंग को, वो देख रहे हैं। आगे बात करते हैं और गेट की। आउटपुट हाई है यानी कि आपका आउटपुट 1 आ रहा है, तो कोई भी दोनों में से इनपुट में से अगर एक भी 1 रहा होगा तो आउटपुट 1 आ जाएगा। अगर आउटपुट 0 है तो एक ही मतलब निकलता है कि और गेट में लगे हुए दोनों इनपुट्स आपके लो सिग्नलिंग दे रहे हैं, या फिर उनका इनपुट क्या है, 0 है दोनों का, तब ही 0 आएगा। तो अगर आप यहाँ पे समझो इसको, इसका फॉर्मूला बन जाएगा y इक्वल्स टू ए प्लस बी। स्विचेस या कीज की बात करें तो ये पैरेलल में जब जनरली हम लगाते हैं हमारे डिवाइस या बल्ब के साथ में, तब हम और गेट को समझ पाते हैं। ठीक है, कि भाई दोनों में अगर आपने 0 दे दिया इनपुट तो ही आपका आउटपुट 0 आएगा, अदरवाइज 1 आपका आउटपुट आ सकता है आइदर केस में। ठीक है। अच्छा, डी मॉर्गन्स थ्योरम की बात कर लेते हैं। बुलियन एक्सप्रेशन या डी मॉर्गन थ्योरम, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं इसको। कुछ बेसिक से फॉर्मूलाज हैं, जैसे कि ए प्लस 0 ए होता है, ए प्लस ए होता है, ए डॉट ए भी ए होता है, और ए डॉट ए बार इक्वल्स टू 0 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ए को मल्टीप्लाई किया है उसके इन्वर्जन से, ए बार से, तो उसका रिजल्ट जो आएगा वो 0 आएगा, ये याद रखना। ऑल्सो ए बार का होल बार, यानी इन्वर्जन का भी इन्वर्जन कर दिया तो वो ओरिजिनल वैल्यू दे देता है, विच इज ए। तो डी मॉर्गन थ्योरम हमें बताती है कि ए डॉट बी का बार आप लिख सकते हो ए बार प्लस बी बार, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सप्रेशंस। और ए प्लस बी का होल बार आप लिख सकते हो ए बार डॉट बी बार। तो जैसे हम लॉग में पढ़ते थे ना, लॉगरिथमिक फंक्शंस पढ़ते थे हम मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो ये उसी तरीके से इसकी अपनी एक अलग क्या है, फॉर्मुलेशन है। ठीक है, दोनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी भी है, तो इनको याद रखना। आगे चलते हैं, एनएनडी गेट की बात करते हैं। एनएनडी गेट से समझ में आ रहा है नाम से कि ये एंड प्लस नॉट का कॉम्बिनेशन। ठीक है, एंड भी है और नॉट भी है, तो देख सकते हो आप इसके सिंबल में भी कि एंड भी बनाया हुआ है और नॉट का सिंबल भी है। ठीक है, नॉट का रिप्रेजेंटेशन भी है। तो ये क्या करता है, इट इन्वर्ट्स द एंड गेट आउटपुट। एंड गेट का जो भी आउटपुट निकलेगा ना उसको उल्टा कर देगा ये। ठीक है, तो एंड गेट का आउटपुट हमें याद करो क्या बताता था, कि जब भी आप 1 और 1 दोगे इनपुट में तो ही आउटपुट में 1 मिलेगा। तो इसके आउटपुट को उल्टा कर देगा ये, रिवर्स। रिवर्स कर देगा मतलब क्या होगा, कि आप 1 और 1 दोगे है तब ही आपका आउटपुट 0 आएगा, अदरवाइज सारे इनपुट्स में आंसर 1 आएगा। उल्टा कर दिया है बेसिकली इसको। जहां भी आउटपुट 0 आ रहा था उसको 1 कर दिया है, और जहां भी आउटपुट 1 आ रहा था उसको 0 कर दिया। तो दैट इज कॉल्ड एन एंड गेट। दिस इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ एंड गेट।
ठीक है, ये एक यूनिवर्सल गेट है, दिस इज नॉट अ बेसिक गेट। ठीक है, क्योंकि बेसिक गेट हमने पढ़े थे कौन कौन से होते हैं, नॉट एंड और। अब इसको यूज कर सकते हो तुम अलग अलग तरीके से, जैसे कि अगर आप नॉट को देखो, ये कुछ ऐसा बनता है y इक्वल्स टू ए बार, एंड गेट को देखो तो आपका यहाँ पे ऑप्टेन हुआ ए डॉट बार, बी ए डॉट बी का बार एन एन डी लगाने से, और फिर आपने फिर से जब लगा दिया सेम चीज, तो आपने इसका भी इन्वर्जन कर दिया, तो आप ए डॉट बी बना सकते हो। बेसिकली ये कॉम्बिनेशन है ऑप्टेन करने के लिए एक कॉमन रिजल्ट को। जैसे यहाँ पे आपने और गेट बनाया है, ये दिख रहा है आपको, तीन अलग अलग गेट्स यूज करके और गेट बनाया। तो इस पे सवाल बनते हैं, तुमने सॉल्व भी किए होंगे मॉक टेस्ट में कई सारे, है ना, कि कॉम्बिनेशंस क्या यील्ड कर रहे हैं। तो इनका सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका, या तो आप बुलियन एक्सप्रेशन को यूज कर लो, फॉर्मूला यूज कर लो अगर आपको समझ में आ रहा है तो, या फिर आप इनपुट दे के देख लो, 0 और 1 इनपुट देख के ट्रूथ टेबल बना के आप देख लो। ठीक है, दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे, जो भी आपको ईजी लगे, जिसमें भी आपके लिए टाइम का थोड़ा बचत भी हो, है ना। ऐसा भी नहीं कि 5 मिनट लगा दिए एक सवाल सॉल्व करने, तो ये याद रखना है। आगे चलते हैं, नॉर गेट की बात करते हैं। नॉर गेट यानी सिंपल और प्लस नॉट, है ना, यानी ए प्लस बी और बन रहा था, तो नॉट क्या कर रहा है, उसको उल्टा कर दे रहा है ना। नॉर गेट क्या बोल रहा है कि भाई ए प्लस बी के ऊपर बार जो आएगा वो मेरा आउटपुट है। तो और गेट बोल रहा था कि यार कुछ भी दे दो, कहीं भी अगर 1 दोगे ना, एटलीस्ट 1 भी दे दोगे तो भी मैं आउटपुट 1 लेके आ जाऊंगा। दोनों 1 दोगे तो मजा ही आ जाएगा, लेकिन एक भी 1 दिया तो भी मैं 1 लेके आऊंगा। और मैं 0 केवल तब लाऊंगा जब तुम दोनों में 0 दे दोगे। तो नॉर गेट बोल रहा है कि उल्टा कर दूंगा एकदम, इसी चीज का एकदम अपोजिट कर दूंगा, यानी कि जब 0 और 0 दोगे तुम तब ही 1 लेके आऊंगा, अदरवाइज सारे केसेस में 0 लेके आऊंगा आउटपुट। तो इट इन्वर्ट्स द गेट। ठीक है, इट इन्वर्ट्स द गेट, यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है थोड़ा, यहाँ पे एंड गेट का इन्वर्जन नहीं होता, यहाँ पे होता है और गेट का इन्वर्जन, इट इन्वर्ट्स द और गेट आउटपुट। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे नॉट गेट बनाने का तरीका इसके थ्रू, नॉर गेट के थ्रू, नॉर गेट के थ्रू आप और गेट बनाने का तरीका भी यहाँ पे लिखा हुआ है, और एंड गेट बनाने का तरीका भी लिखा हुआ है नॉर गेट के थ्रू। ये सारे नॉर गेट्स का कॉम्बिनेशन है बच्चों, समझ रहे हो सब लोग। ये बेसिक गेट्स को ऑब्टेन करने के लिए हम यूनिवर्सल गेट को कैसे यूज कर रहे हैं उसके एग्जाम्पल्स हैं ये सारे, जिनको देख के जाना। यहाँ पे भी सेम चीज करी है हमने, बेसिक गेट्स को इंडिविजुअली ऑब्टेन करने के लिए यूनिवर्सल गेट जो एनएनडी गेट था उसका यूज किया हुआ है। ठीक है, कहीं पे 2 कहीं पे 3। आगे चलते हैं, कुछ एक्सक्लूसिव गेट्स होते हैं, जैसे कि XOR और XNOR, इनके ट्रुथ टेबल बनाए हुए हैं मैंने, फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। XOR आपका जो होता है वो क्या, जो क्या होता है, दिस इज लाइक ए बार डॉट बी प्लस ए डॉट बी बार। ठीक है, यानी कि आपने ए पे जो भी इनपुट दिया है उसका उल्टा लेता है, ये मल्टीप्लाई करता है बी के साथ में एक बार, और फिर ऐड करता है आउटपुट को, आउटपुट निकालने के लिए सेम चीज का अपोजिट, यानी कि इस बार बी का उल्टा करके ए के साथ में मल्टीप्लाई कर रहा है या एंड गेट फॉर्मेशन कर रहा है। बहुत इजी है इसको कैलकुलेट करना, फॉर्मूला आता है बहुत बढ़िया बात है, नहीं आता है तो भी बहुत इजी कैलकुलेट करना, अगर आपको फॉर्मूला याद भी रह जाए तो। जरूरी नहीं है आपको फॉर्मूला बनाना आता हो, है ना। अगर फॉर्मूला याद भी रह गया XOR और XNOR का, तो भी आप सवाल सॉल्व कर सकते हो उस पर। ठीक है, वैसे चांसेस कम है कि इस पे क्वेश्चन आए, बेसिक और यूनिवर्सल गेट्स पे ही आएंगे क्वेश्चन, लेकिन एक्सक्लूसिव गेट्स पे इनकेस आ जाते हैं तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। और मुझे नहीं लगता कि आपको इनपुट डाल के मुझे बताने की जरूरत है, कर लोगे ना भाई। इस फॉर्मूले में ये इनपुट वैल्यूज डाल के आप आउटपुट निकाल पाओगे या नहीं निकाल पाओगे, एक बार जल्दी से बता दो। अरे ट्रुथ टेबल बन जाएगी या बना के बताऊं बताऊं एक बार। ठीक, रेक्टिफायर्स की बात कर लेते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। अब रेक्टिफायर क्या करता है भाई, रेक्टिफायर के केस में आपने पढ़ा हुआ है ना, कि रेक्टिफायर का फंक्शन क्या होता है, कौन बताएगा। सर एक डायरेक्शन में करंट का फ्लो करवाता है। और सबसे बेसिक डेफिनेशन बताओ ना बेटा, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। जी सर।
डीसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, यही तो है सब मेन काम उसका। भाई रेक्टिफायर का काम क्या है? पहली बात तो रेक्टिफाई करना, है ना। नेगेटिव वोल्टेज अगर आ रहा है, नेगेटिव वोल्टेज मतलब डायरेक्शन आ रही है वोल्टेज की अलग अलग, तो उसको एक ही डायरेक्शन में चाहिए हमें, है ना। वेस्ट क्यों करें अपना, वेस्ट क्यों करें हम अपना जो भी सोर्स है उसको, है ना। तो हमें रेक्टिफायर की जरूरत पड़ती है। पहली बात तो एसी चाहिए भी नहीं हमें, हमें डीसी चाहिए, है ना। तो एसी हमारे घर में आता है, एसी हमारे घर में आता है ना, ट्रांसफॉर्मर्स की हेल्प से जो आता है करंट हमारे घर में, ऑल्टरनेटिंग करंट होता है ना, या फिर ऑल्टरनेटिंग सोर्स होता है। तो उस ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को हमें कन्वर्ट करने के लिए डीसी में क्या जरूरत पड़ेगी? रेक्टिफायर की जरूरत पड़ेगी। अब रेक्टिफायर बनता कैसे है वो आपको पता है। रेक्टिफायर के केस में आप यूज करते हो डायोड। आई एम वेरी श्योर कि आपको याद होगा ये, कि डायोड या पीएन जंक्शन की हेल्प से आप क्या कर सकते हो? रेक्टिफाई कर सकते हो, है ना, या रेक्टिफायर बना सकते हो। अब रेक्टिफायर में क्या होगा? कुछ नहीं, बस एक ट्रांसफॉर्मर लगा दिया तुमने यहाँ पे, उससे कनेक्ट कर दिया तुमने एक पीएन जंक्शन डायोड। अब तुमने पीएन जंक्शन डायोड कनेक्ट किया है, और उसके अक्रॉस अगर तुमने अपना लोड लगा दिया है, दिस इज लोड, दिस इज लोड। तो लोड लोड के अक्रॉस पहले क्या हो रहा था? पहले ट्रांसफॉर्मर की वजह से ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज जा रहा था, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ये आपका पॉजिटिव हो गया, प्लस वी था, लेट से ये माइनस वी था, ये प्लस वी था, तो ऑल्टरनेटिंगली वोल्टेज जा रहा था। आपने क्या किया? डायोड लगाया। अब डायोड लगाओगे तो क्या क्या होगा? लेट से यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है ना। अक्रॉस द डायोड आपका एक तरफ पॉजिटिव है, एक तरफ नेगेटिव है, पोलैरिटी। तो जब ये पॉजिटिव कनेक्ट होगा पी से, तो ये हो जाएगा फॉरवर्ड बायस में, है ना। जब पॉजिटिव कनेक्ट होगा पी से, तो ये किस में आ जाएगा? फॉरवर्ड बायस में। तो करंट फ्लो कर जाएगा। तो यानी कि आपका डीसी आउटपुट आ जाएगा, अक्रॉस द लोड आपको आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। और आपका आउटपुट में क्या मिलेगा? लेट से पॉजिटिव मिलेगा। अब आपने उल्टा कर दिया, अगर नेगेटिव से पी को कनेक्ट कर दिया, तो ये रिवर्स बायस में आ जाएगा, और यहाँ पे इस केस में कोई भी रिजल्ट नहीं देगा। देर विल बी नो रिजल्ट ओवर द लोड, करंट फ्लो ही नहीं करने देगा। पढ़ा हुआ है, अभी अभी पढ़ के आए हम लोग। फिर से जब ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की वजह से चेंज होगी, पोलैरिटी डायरेक्शन चेंज होगी, तो प्लस की वजह से या फॉरवर्ड बायस की वजह से फिर से आउटपुट वैल्यू दे देगा। तो बेसिकली हमने क्या किया? नेगेटिव वाले साइकिल को, नेगेटिव वाली हाफ साइकिल को कैंसिल आउट कर दिया, है ना, और हमने इसको पल्सेटिंग बना दिया। आउटपुट को पल्सेटिंग बना दिया। पल्सेटिंग मतलब पल्स की तरह, है ना। जैसे हम पल्स देखते हैं ना अपनी, तो ऐसे इंटरवल्स में ही तो आती है सुनाई हमें वो, है ना। 1 0 1 0 ऐसे सुनाई देती ना पल्स। ऐसे थोड़ी चलती रहती पूरे टाइम, बिल्कुल भी गैप नहीं होता बीच में, है ना। तो पल्सेटिंग इसलिए बोला जाता है इसको, कि पल्सेटिंग आउटपुट आया मेरा आफ्टर यूजिंग द रेक्टिफायर। इज दिस क्लियर विद एवरीवन? यस सर। ठीक है। अब इसमें एक डायोड अगर हम यूज कर रहे हैं, तो इट्स एज सिंपल एज दैट, उसको हम बोल देंगे क्या? उसको हम बोल देंगे हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। क्योंकि हाफ वेव बन रही है, ओनली वन वेव इज गेटिंग कंप्लीटेड, वन हाफ ऑफ ईच एसी इनपुट साइकिल इज गेटिंग रेक्टिफाइड, ठीक है। जब आपका पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा, जब रिवर्स बायस में होगा तो कोई करेक्शन नहीं होगा, है ना, कुछ रेक्टिफिकेशन नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि फॉरवर्ड बायस में ही क्या होता है? बहुत कम रेजिस्टेंस ऑफर होता है, जबकि रिवर्स बायस में बहुत हाई रेजिस्टेंस ऑफर हो जाता है। तो केवल हाफ साइकिल में ही आपका रेक्टिफाई हो पा रहा है इनपुट, एसी इनपुट। दैट्स व्हाई द रेक्टिफायर, दिस वन इज कॉल्ड एज हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। ये क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है। इसमें दो फॉर्मूले याद कर लेना। एक तो डीसी करंट के लिए पूछ लेते हैं आपसे कि डीसी करंट कितना होगा। तो मैक्सिमम डीसी लोड करंट आपको दिया हुआ होगा सवाल में। अगर आपसे डीसी करंट पूछ रहे हैं कितना होगा इस वाले लोड पे, तो आपको मैक्सिमम दिया होगा करंट आई मैक्स, उसकी वैल्यू को आप डिवाइड कर दोगे पाई से, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाता है डीसी करंट का। आउटपुट वोल्टेज भी निकलवा सकते हैं आपसे ये, कि जो आउटपुट वोल्टेज है डीसी वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर, ठीक है, वो कितना होगा। तो आप वोल्टेज, डीसी वोल्टेज जो निकालोगे, वो कैसे निकालोगे भाई? मैक्सिमम वीएस मैक्स जो होगा आपका वेरिएबल, उसका डिवाइडेड बाय पाई, ठीक है। तो बेसिक फॉर्मूले हैं कुछ, ये तो आपको मैं से
मतलब ऐसे कोई जरूरत भी नहीं है याद करने की, आपको याद रह जाएंगे एनीवे। फुल वेव रेक्टिफायर की अगर हम बात करें तो इसमें चेंजेस जो आ रहे हैं बस ये आ रहे हैं कि इसमें एक डायोड की जगह दो डायोड हमने यूज कर लिया है। ठीक है, जब दो डायोड यूज करेंगे हम तो उससे क्या होगा। अच्छा, ये सेंटर टेपिंग भी होती है इसमें, ये इस पे भी सवाल बन जाएगा कभी कभी। सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर हम इसमें यूज करते हैं। सेंटर टेप मतलब बीच में से हमने कनेक्शन लगा दिया है ताकि हमारा सर्किट इसके अक्रॉस भी कंप्लीट हो सके। ठीक है, लोड से कनेक्ट करते हैं हम इसको डायरेक्ट, ये याद रखना। तो क्या हो रहा है इसमें देखते हैं दोबारा। डायोड वन और डायोड टू, दो डायोड लगा दिए। तो जब पोलैरिटी प्लस माइनस होगी तो डायोड वन के थ्रू रेक्टिफिकेशन हो जाएगा, है ना? यहाँ पे मैं वन लिख देता हूँ लेट से। और जब पोलैरिटी बदलेगी, एसी है ना इनपुट हमारा, तो प्लस माइनस के साथ माइनस प्लस भी हो सकता है। तो जब माइनस प्लस होगा तो फिर सेकंड वाला डायोड अपना काम कर देगा, इधर से फॉरवर्ड बायसिंग हो जाएगी और इधर से रेक्टिफिकेशन हो जाएगी। तो कंटिन्यूअस हमें क्या मिलता है भाई, रेक्टिफिकेशन मिलता है इन केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। दैट्स व्हाई वी कॉल इट फुल वेव, बिकॉज पूरा वेव बन रहा है ना। दोनों केसेस में हमारा इनपुट रेक्टिफाई हो जा रहा है क्योंकि दोनों केसेस में आइदर ऑफ द डायोड्स आर गेटिंग ऑपरेटेड इन द फॉरवर्ड बायस और लो रेजिस्टेंस ऑफर कर देते हैं। समझ में आया भाई सबको, है ना? क्योंकि सेकंड फर्स्ट साइकिल में अगर डायोड टू रिवर्स बायस में चला गया है तो सेकंड साइकिल में डायोड वन रिवर्स बायस में चला जाएगा। ठीक है, इसमें भी डीसी करंट कैसे निकालोगे, इसमें आपको आई मैक्स तो करना है लेकिन आई मैक्स अपॉन पाई, लेकिन आई मैक्स की जगह टू टाइम्स आई मैक्स हो जाएगा। क्योंकि पहले तो पूरी साइकिल में रेक्टिफिकेशन एक हो रहा था, अब आपका रेक्टिफिकेशन बढ़ गया है, ये रियलाइज हो रहा है सबको। पहले पूरी एक साइकिल का एक बार रेक्टिफिकेशन होता था, फिर एक अगली साइकिल का रेक्टिफिकेशन होता था, है ना? क्योंकि एक वाला हाफ साइकिल तो रेक्टिफाई नहीं हो पा रहा था। रेक्टिफाई नहीं हो पा रहा था मतलब उसका कोई आउटपुट नहीं आ रहा था। रेक्टिफाई तो हो रहा था, रेक्टिफाई नहीं हो रहा था बोलना गलत है, लेकिन आउटपुट नहीं आ रहा था। अभी हम हर साइकिल में, हर हाफ साइकिल में आउटपुट निकाल पा रहे हैं, तो आपका जो डीसी करंट हो जाएगा वो भी कितना हो जाएगा, टू टाइम्स हो जाएगा, टू टाइम्स आई मैक्स अपॉन पाई। और सेम तरीके से आप वीडीसी भी लिख सकते हो, टू टाइम्स वी एस मैक्स अपॉन पाई। ये समझ में आया ना सबको कि टू टाइम्स कैसे आया, हाफ वेव के केस में और फुल वेव की केस में डिफरेंस क्यों आया, उसमें वन था, केवल आई मैक्स था, यहाँ पे टू टाइम्स आई मैक्स। ये समझ में आया या फिर से एक्सप्लेन करूं, जल्दी से बताओ एक बार। सर आ गया। ठीक है, क्योंकि दोनों डायोड आपके क्या कर रहे हैं, रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, जब वो आरएल से पास करा रहा है करंट, ठीक है, जो करंट प्रोड्यूस होगा आपका वो दोनों डायोड से होगा। ठीक है, चलो भाई, अगर ये समझ में आता है तो इस पे क्या डिस्कस कर देते हैं। फॉर्म फैक्टर पे क्वेश्चन आ जाते हैं। फॉर्म फैक्टर क्या होता है, बेसिकली आरएमएस वैल्यू और आउटपुट डीसी वोल्टेज का रेशियो होता है। ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर का तो शायद आपको पता भी होगा, 1.1 होता है इसका फॉर्म फैक्टर। ठीक है, फॉर्म फैक्टर क्या होता है फिर से बता रहा हूँ, इट इज द रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू डिवाइडेड बाय डीसी वोल्टेज। आरएमएस डिवाइडेड बाय डीसी वोल्टेज का जो वैल्यू है, वी आर एम एस डिवाइड बाई वी डी सी, बेसिकली ये देता है आपको फॉर्म फैक्टर। तो इस पे अगर सवाल बनते हैं तो याद रखना। ठीक है, चलो यार कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अब, थ्योरी पोर्शन पढ़ते रहेंगे वरना, है ना? आंसर बताएंगे चैट में। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है पर ज्यादा पुराना नहीं है, अभी आया था, इसलिए डिस्कस कर लेते हैं एक बार। अगर याद है तो बता दो, क्योंकि ये तो पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं। On the basis of electrical conductivity, which one of the following material has the smallest resistivity? Smallest resistivity मतलब बहुत अच्छा कंडक्शन। अब जर्मेनियम तो तुमको पता है कि होता है सेमीकंडक्टर, ग्लास होता है इंसुलेटर, है ना? और आपका सिलिकॉन भी होता है सेमीकंडक्टर, राइट? तो कौन सा बचा, सिल्वर ही बचा जो कि कंडक्टर है। सही बात है भाई, कितना इजी आंसर क्वेश्चन हो गया। अगला सवाल करेंगे। इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेटेड इन एन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज द सेम एज होल कंसंट्रेशन इन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जब तुम अप्लाई करोगे अक्रॉस ईच ऑफ देम, तो उनकी करंट को कैसे कंपेयर कर पाओगे वो बताओ।
इसका पूरा पूरा आपका कॉन्सेप्ट जाता है मोबिलिटी पे। तो आपने पढ़ा होगा कि जो आपके कंसंट्रेशन जब इक्वल होगी तो एन टाइप जो सेमीकंडक्टर होता है उसकी मोबिलिटी ज्यादा होती है पी टाइप सेमीकंडक्टर से। एन टाइप सेमीकंडक्टर की मोबिलिटी, मोबिलिटी एक फैक्टर पढ़ा था ना हम लोगों ने, वो ज्यादा होती है किससे? मोबिलिटी ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर। हाँ साक्षी। सर सी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर उसकी मोबिलिटी ज्यादा है तो एन टाइप का करंट भी किससे ज्यादा हो जाएगा? पी टाइप से, जब कंसंट्रेशंस बराबर है। इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन एन टाइप में पी टाइप के होल कंसंट्रेशन के बराबर है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा आपका सी ऑप्शन, क्योंकि मोबिलिटी ज्यादा होती है, इसको याद भी रखना है। अगला सवाल काफी इजी क्वेश्चन है, किया हुआ है आपने इस तरह के क्वेश्चन पहले। बताइए इसका आंसर क्या आएगा? फॉरवर्ड बायस में कौन सा है ये बताना है। हाँ हुदा, बोलिए बताइए। सर डी ऑप्शन। डी ऑप्शन आ रहा है सबका? वो ऑब्वियस सी बात है कि फॉरवर्ड बायस में होने का मतलब है कि हाई पोटेंशियल से कनेक्टेड है आपका पी टाइप। तो पी टाइप हाई पोटेंशियल से किस में कनेक्टेड है? डी ऑप्शन में कनेक्टेड है भाई। यहाँ पे -4 है, यहाँ पे -2 है, तो ये तो लो लो पोटेंशियल हो गया जो कि पी टाइप से कनेक्टेड है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पे 2 वोल्ट है, यहाँ पे 5 है, तो फिर से ये लो हो गया जो कि पी टाइप से कनेक्टेड है, ये भी गलत हो गया। ये -2 है, पी टाइप से कनेक्टेड, +2 है इधर राइट में, तो ये भी फिर से लो पोटेंशियल हो गया। तो राइट ऑप्शन कौन सा है? ये जिसमें कि 0 वोल्ट हाई पोटेंशियल पे, -3 वोल्ट लो पोटेंशियल पे हो जाएगा। ठीक है, तो काफी इजी क्वेश्चन था। अगला वाला करते हैं। द गिवन सर्किट is two ideal diodes connected as shown. The current flowing through the resistance R1. अब इस तरह का सिमिलर क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है तुम्हें, नीट पूछता भी है इस तरह के सवाल, तो ये वाला आपको खुद से करना है, जल्दी से बताओ। उसमें I1 की वैल्यू पूछ ली थी जैसे रीना डायोड से पास होने वाली, इसमें I की वैल्यू पूछ ली है। ठीक है, क्या आ रहा है उधर? सर ए ऑप्शन। ये ऑप्शन आ रहा है? साक्षी का भी सेम आ रहा है क्या? यस सर। चलो बहुत बढ़िया। बाकी और किसी से हुआ? नहीं हुआ? कोई बात नहीं, डिस्कस करते हैं। तो देखो, इस केस में आपको निकालना था R1 के अक्रॉस, है ना? अब तुम अगर ध्यान से देखो, तुम्हारा जो पॉजिटिव टर्मिनल है हाई पोटेंशियल, वो D1 वाले डायोड के तो एन टाइप से कनेक्टेड है, यस या नो? यस सर।
है ना। तो भाई ऑब्वियसली बात है कि रिवर्स बायस में रहेगा वो, है ना। अब जीनर तो है नहीं, जीनर का क्वेश्चन तो है नहीं है, ये तो डायोड का क्वेश्चन है। तो भाई क्यों फ्लो करेगा D1 से? नहीं फ्लो करेगा। तो करंट किससे फ्लो करेगा? D2 से। क्यों? क्योंकि वो फॉरवर्ड बायस में। ये दिख रहा है सबको बच्चों? ये दिख रहा है सबको? जी सर, ठीक दिस है। इज इन रिवर्स बायस, as easy as it could be, और this one is in forward bias। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी पॉजिटिव है, आपका जो पोलैरिटी है यहाँ पे भी पी टाइप है जिससे कनेक्टेड है ये। ठीक है। सो सिंस ये करंट यहाँ से सीधे यहाँ फ्लो करेगा, मोस्टली करंट, तो आपका जो करंट आ जाएगा R1 में, वो आप कैसे निकालोगे? दैट विल बी V अपॉन R इक्वलेंट, राइट। 10 अपॉन R इक्वलेंट, और R इक्वलेंट क्या हो जाएगा? R1 प्लस R3। ये समझ में आता है सबको? यस सर। The current value will be 10 upon 4 which is 2.5 एम्पियर। इसमें कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। और ठीक है, समझ में आया? आगे चले, अगला सवाल करो यार। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर लें तो बेटर है। ठीक है, न्यूमेरिकल टाइप बनते हैं तो अधिकतर ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं सेमीकंडक्टर्स में। द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट बताना है आपको। इतना डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। जैसा कि मैंने बताया, कैलकुलेशन नहीं होती ज्यादा सेमीकंडक्टर वाले क्वेश्चंस में। कितना आ रहा है भाई हुदा? सर बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आ रहा है सबका? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, वेरी गुड। बाकी बच्चे बताओ भाई। देखो इसमें भी सिमिलरली दिख रहा है तुमको कि D1 तो फॉरवर्ड बायस में है और D2 रिवर्स बायस में है। अब D2 अगर रिवर्स बायस में है तो उससे क्यों करंट फ्लो होगा? नहीं होगा फ्लो, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे भी V अपॉन आर इक्वलेंट कितना हो जाएगा? 5 बाई V अपॉन आर इक्वलेंट कितना हो जाएगा? 5 अपॉन 50, 20 प्लस 30, राइट। कितना हो जाएगा? 1/10, यानी कि 5/50। हाँ मतलब एक ही बात है, 5/50 में दे रखा आंसर। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये वाला किस में हो गया है? रिवर्स बायस में। तो इससे करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, बहुत कम करेगा, बट ऑब्वियसली आप कंपेयर कर रहे हो एम्पियर्स और माइक्रो एम्पियर्स को, तो फिर आप एम्पियर्स को ही कंसिडर करोगे ना, माइक्रो एम्पियर्स को आप कंसिडर ही क्यों करोगे? चलो एक और क्वेश्चन करवा रहा हूँ यार, लास्ट क्वेश्चन है, लॉजिक गेट्स पे है ये। लॉजिक गेट्स पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें आपको क्या करना है? ट्रुथ टेबल बनानी है, सिंपल, और कुछ नहीं करना है इसमें। ट्रुथ टेबल बनानी। क्या ट्रुथ टेबल बनाना सबको आता है बच्चों? नो सर। ट्रुथ टेबल बनाना बिल्कुल नहीं आता? जीरो? नहीं सर। क्या बात कर रहे हो यार, क्लास में पढ़ाया था मैंने। आप क्लास नहीं ज्वाइन किया क्या? जी सर, क्लास में भी थी। नहीं की, चलो मैं सिखा दूंगा। साक्षी, सना, बाकी लोगों को आता है? ट्राई करना है मतलब। ट्रुथ टेबल बनाना है बच्चा इसमें। जैसे कि आपने देखा होगा ना कि इनपुट्स लेते हैं हम, है ना। इसमें आप इनपुट लोगे A B C, A B और Y दे रखा है आउटपुट ना। तो आपको यही बनाना है बस, ट्राई तो करो। देखो तुम ट्राई करोगे ना तो समझ में भी बेटर आएगा। ठीक है, मैं बता देता हूँ ना कैसे बनाते हैं। उदा आप भी ट्राई करो, मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे बनाते हैं। ठीक है, जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे थे ना लॉजिक गेट्स में, कि लॉजिक गेट्स कौन कौन से कैसे वर्क करते हैं, तो सेम तरीके से ही आपको इसको भी यूज करना है। आपको बस ये पता होना चाहिए, दो चीजें पता होनी चाहिए। देखो इस तरह के क्वेश्चन में एक तो ये पता होना चाहिए कि गेट्स जो यूज हो रहे हैं ना क्वेश्चन में, वो कौन कौन से गेट्स हैं, एक तो ये पता होना चाहिए। एक ये पता होना चाहिए कि आपका इनपुट आप कैसे लोगे और आउटपुट कैसे निकालोगे। जैसे कि आपको ये पता होना चाहिए कि भाई चार कॉम्बिनेशन बनते हैं बेसिक। एक हो गया जब ए और बी दोनों में 0 0 इनपुट दे दूंगा। एक हो जाएगा जब इसमें 0 इसमें 1 दे दूंगा। एक हो जाएगा जब इसमें 1 और इसमें 0 दे दूंगा। और एक दोनों में 1 और 1 दे सकता हूँ। ये समझ में आता है? जी सर। ठीक है, तो ये चार कॉम्बिनेशन ही तो ट्राई करने हैं बेटा बस। इस चार कॉम्बिनेशन को देख के
आपको y निकालना है। कैसे निकाल पाओगे? आपको ये पता होना चाहिए कि गेट कौन कौन से हैं। और मेरे ख्याल से आप लोगों ने अभी अभी रिवाइज किए हैं मेरे साथ में गेट्स। जी सर। बताइए कौन कौन से गेट्स हैं, इसके बेस से आप फॉर्मूला भी बना सकते हो। कि कॉम्बिनेशन जो है, वाई पूरा कॉम्बिनेशन, ये किस गेट का है, आपका जो रिजल्ट है फाइनल रिजल्ट, वो कौन सा गेट आ रहा है। हाँ साक्षी। सर और गेट। कैसे निकाला? कैसे निकाला? आंसर सही है, आई एग्री, और गेट है, बट कैसे? अच्छा, ये बना कौन कौन सा हुआ ये तो बता दो। इनिशियली ए और बी के साथ जो बने हुए गेट्स, वो ये कौन से गेट है? अरे कौन से गेट है? ये नॉट गेट है बच्चों, जी सर। नॉट गेट है। यस सर। और ये वाला कौन सा है? अब ये तो तुम्हें देखना पड़ेगा ना बेटा, ये तो देखो, अगर तुमको ये नहीं पता कि दिखने में ये वाले कौन से गेट है, तो फिर आप क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे उसमें, फिर मैं भी क्या हेल्प करूंगा, है ना। सबसे पहले तो अगर ये भी समझ में नहीं आ रहा है किसी को, तो आपका प्राइमरी काम क्या है कि आप इसको रिवाइज करो। ये जो आपने नोट्स आपके लिए मैंने लिखे ना यहाँ पे, आपको जो नोट्स मैं प्रोवाइड करूंगा आज की क्लास के बाद, इनको आप रिवाइज करो, है ना। ये सारे दिखने के बाद आपको पता होनी चाहिए इनके सिंबल के साथ में, क्योंकि सिंबल में कोई ऐसा बताएगा नहीं तुम्हें अलग से कि यार ये नॉट गेट था। ये देखो दिख रहा है ट्राइंगल, और एक आगे जो छोटा सा होल दिख रहा है आपको, कौन सा गेट है ये? नॉट नॉट। गुड सर। नॉट गेट का मतलब ए बार, नॉट गेट का मतलब ए बार, है ना, यानी उल्टा रिजल्ट आता है। वन दोगी तो जीरो आएगा, जीरो दोगी तो वन आएगा। ठीक है। इसके बाद एक और काम में आ रहा है एन गेट, ये दिख रहा है सबको कैसे बना हुआ है? यस सर। ये दिख रहा है, जिसका ए डॉट बी का बाहर होता है, यानी पहले एंड लो फिर उसका नॉट बना दो, एंड लो नॉट बना दो। ठीक है, ये दोनों चीजें याद रखना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। करते हैं भाई सॉल्व। देखो, ये वाला एन डी गेट दिख रहा है सबको? जी सर। ठीक है। अब देखो, फॉर्मूला बनाने का ट्राई करता हूँ सबसे पहले तो। ट्रुथ टेबल तो अपने आप बन जाएगी फॉर्मूला अगर पता चल गया तो, पर अगर फॉर्मूला नहीं भी पता तो मुझे गेट्स पता होंगे ना अगर, तो ट्रुथ टेबल से भी मैं आंसर निकाल सकता हूँ। अगर आपके सवाल में ट्रुथ टेबल पूछा गया है, अगर फॉर्मूला पूछ लिया उन्होंने और ट्रुथ टेबल नहीं पूछा, तो फिर ट्रुथ टेबल से एक बहुत लेंदी बन जाएगा ये। ठीक है, और थोड़ा मुश्किल भी होगा पता करना। तो आपको दोनों तरीके समझ में आने चाहिए, आपके पास दोनों तरीके ऑप्शन में होने चाहिए, फिर आपके ऊपर है आप कौन सा यूज कर रहे हो। तो देखो ध्यान से समझो, y का फॉर्मूला मैं डिराइव कर रहा हूँ, सिंस मेरे इनपुट में नॉट गेट लगे हुए हैं ए और बी दोनों। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ए के ऊपर भी बार है और बी के ऊपर भी बार है। इज दैट राइट? अरे हाँ यस ना, तो सर। बोलते यार नॉट गेट यही तो होता है, y इक्वल्स टू ए बार, यही तो होता है नॉट गेट, सिंपल एज दैट। यस सर। तो ए के ऊपर भी बार है और बी के ऊपर भी बार है, लेकिन इन दोनों के बीच में प्लस आएगा माइनस आएगा, क्या आएगा? माइनस तो लिखते नहीं, प्लस आएगा या फिर डॉट आएगा, है ना। ये डिसाइड करेगा ये फाइनल गेट जो कि आपको आउटपुट दे रहा है। तो फाइनल है आपका एन एन डी यानी इन दोनों के बीच का एंड लेना है पहले तो। हाँ या ना बोलते जाना तब काम यस चलेगा। सर। फिर यस उसका सर। नॉट लेना है, एंड के बाद नॉट लेना है। नॉट लेना है मतलब इसके ऊपर, इसके ऊपर एक और बार आना चाहिए। क्या ये समझ में आया सबको? यस सर। है ना, क्योंकि कॉम्बिनेशन का नॉट लेना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन का इन्वर्जन करना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैं ट्रुथ टेबल से भी समझाऊंगा, डो नॉट वरी। तो इसका आंसर क्या है? इसको सॉल्व करने के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि ए बार डॉट बी बार को आप लिख सकते हो ए बार का होल बार प्लस बी बार का होल बार। ठीक है, ये हमने अभी पढ़ा था बुलियन एक्सप्रेशन से भी। इसको कैसे लिख सकते हैं? ए प्लस बी के कॉम्बिनेशन में ब्रेक कर सकता हूं मैं इसको, ए डॉट बी को, अभी ऊपर बताऊंगा, फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था। ठीक है, और ये बन जाएगा ए का बार और उसके ऊपर फिर से बार, और बी का बार और उसके ऊपर फिर से बार। ये देखो, बुलियन एक्सप्रेशन पढ़ा था अभी बीच में एक टॉपिक, है ना, डी मॉर्गन्स थ्योरम।
दिख रही है सबको? ए बार, ए डॉट बी का बार आप कैसे ब्रेक कर सकते हो? ए बार प्लस बी बार में, है ना, डॉट को प्लस में ब्रेक किया जा सकता है और प्लस को डॉट में ब्रेक किया जा सकता है। क्या समझ में आ रहा है सबको? ये कॉम्बिनेशन याद रखना यस सर। है ना? सो यस दिस इज सर। हाउ वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला टू फाइंड द कॉम्बिनेशन। अब आपको पता है कि यार ए बार के ऊपर फिर से बार बना दोगे तो वो ए ही तो बन जाएगा, है ना, दो बार उसका नॉट ले लिया तो। भाई जीरो का तुमने वन बना दिया और वन का फिर से नॉट लेके जीरो बना दिया तो वो क्या बन गया? इनिशियल वैल्यू तो बन गई तुम्हारी जो इनिशियली ली थी, है ना। तो ये क्या बन जाएगा? ए प्लस बी, विच इज कौन सा गेट? और गेट। कौन सा गेट होता है ए प्लस बी? और गेट। और गेट का तो तुमको पता है ट्रुथ टेबल क्या होता है। और गेट क्या बोलता है कि कुछ भी दो वन बना दूंगा, कुछ भी दो वन बना दूंगा, बस जीरो जीरो मत दे देना। दोनों तरफ जीरो दोगे तो कैसे वन बनाऊंगा? ठीक है, तो यहाँ पे केवल जीरो आएगा, बाकी हर केस में वन आ जाएगा। दिस इज योर आंसर। एक और तरह से कर सकते थे इस सवाल को, ये फॉर्मूला अगर नहीं समझ में आया, मान लो, वैसे तो ये आना चाहिए समझ में, पर मान लो नहीं हो रहा, तो ट्रुथ टेबल से कर दो। कैसे करोगे? ए और बी पे इंडिविजुअली वैल्यू लेते रहो। कैसे लोगे? ध्यान से समझना, एक ही क्वेश्चन करा रहा हूं बट उससे आपको काफी हद तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ए पे मैंने लिया जीरो इनपुट और बी पे मैंने लिया जीरो इनपुट। तो सबसे पहले कौन सा पड़ाव है? ये वाला पड़ाव है हमारा, नॉट गेट वाला। यहाँ पे आए हम, क्या बन गया? ये जीरो का वन बन गया और ये भी जीरो का वन बन गया। बोलो हाँ या ना? यस सर। ठीक है, अब आगे चले, आगे गए एन ए इंडिकेट। एन ए इंडिकेट क्या करता है? पहले कॉम्बिनेशन लेता है फिर उसका उल्टा कर देता है। बोलो हाँ या ना? पहले वन और वन यस का सर। कॉम्बिनेशन लेगा, वन और वन के कॉम्बिनेशन या एंड के निकालेगा इसका, तो वो बोलेगा कि यार एंड तो मैं वन ही देता हूं। अगर वन और वन तुमने दोनों में इनपुट वन दे दिया तो आउटपुट में वन दे दूंगा, लेकिन ये ध्यान रखना कि मेरे आगे एन भी लगा हुआ है जो कि नॉट गेट को रिप्रेजेंट करता है, जो कि इन्वर्जन कर देता है, तो वन का बार बना देगा जो कि आउटपुट क्या दे देगा बच्चों? जीरो। जीरो। तो वन और वन इनपुट होते हैं तो एनएनडी गेट आउटपुट क्या दे देता है? जीरो। तो दैट्स वाई जब हमने इनपुट में ए और बी में जीरो और जीरो लिया था तो ये पूरा जो सर्किट है आपका, ये आपको आउटपुट क्या दे रहा है? जीरो। बात समझ में आया कैसे निकाला हमने ट्रुथ टेबल से? अरे हाँ ना तो बोलो यार। यस सर। यस सर। ठीक है, सिमिलरली बाकी भी कर लोगे, ये जी जीरो सर। वन लेके वन जीरो लेके वन वन ये लेके कर लोगे। ठीक है, आई होप हो जाएगा अभी। बताओ भाई, जल्दी बताओ। यस सर हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया। तो दोनों तरीके से आने चाहिए बेटा फॉर्मूले। बाकी सेमीकंडक्टर्स में आप कुछ क्वेश्चन खुद से भी प्रैक्टिस करना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, बताना अगर कुछ डाउट आता है तो। आज हमारा ये कंप्लीट हो चुका है, अगली क्लास में मैं नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा, मॉडर्न फिजिक्स करेंगे मोस्टली। ठीक है, चलो भाई, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, गुड बाय एवरीवन। हाँ हुदा बोलिए।